अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। नया दिन के साथ हाजिर हैं हम आपके लिए, क्योंकि आज है बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ है महक असलम। महक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसा है लाहौर का मौसम और बताएं क्या कुछ होने जा रहा है शो में? वालेकुम अस्सलाम फैसल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लाहौर का मौसम अब ठंडा होना शुरू हो गया है। अब सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है आते हुए ना, लेकिन दोपहर में हो जाता है, गर्मी हो जाती है। लाहौरी भी मुझे लगता है एक दिन में 3 मौसम एंजॉय करने के बाद ही हो गए हैं। खैर, प्रोग्राम में अगर हम बात करें कि आज हम प्रोग्राम में कौन कौन सी स्टोरीज रखने वाले हैं, तो मेरे जो नज़दीक सबसे ज़रूरी बात जाहिर है बहैसियत खातून ख़वातीन की बात होना बेहद ज़रूरी है। तो आज ख़वातीन के हुनर की हम बात करेंगे, यानी वो ख़वातीन जो घर में बैठ के कमाना चाहती हैं और उन्होंने जितनी हुनरमंदी से काम किया है। इसकी एक तो फैसल बात और दूसरा आपका फेवरेट टॉपिक यानी क्रिकेट, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है आई थिंक अभी हो भी रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और बड़ा वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। और ज़बरदस्त फेज़ में दाखिल हो चुका है। बांग्लादेश की पूरी टीम को उड़ा के रख दिया सिर्फ 87 रन पे। तो देखना यह है कि क्या पाकिस्तान आज के दिन, आखिरी दिन, बांग्लादेश की पूरी टीम को एक बार फिर आउट करने में कामयाब होता है या नहीं। लेकिन इससे पहले जिक्र हो जाए उस शख्स का जो इंतहा पसंदों के जत्थे में तने तन्हा खड़ा रहा था। एक इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए वो किसी से नहीं डरा, क्योंकि वो जानता था कि एक इंसान की जान बचाना ऐसे ही है जैसे पूरी इंसानियत की इन ज़िंदगी बचा ली हो। उस पर इंतहा पसंद हर जानिब से यलगार कर रहे थे, लेकिन उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी पूरी कोशिश की कि किसी भी सूरत उस इंसान की जान बच जाए। इसके इस अमल को सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह एक इंसान तन्हा जालिमों से लड़ रहा था, और इस सब पे भी होगी बात। लेकिन सबसे पहले जनाब आली, थोड़ी सियासत का जिक्र हो जाए महक, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है ना, उसके अरमान थोड़े अधूरे रह गए। क्योंकि बल्दियाती तरमीमी बिल 2021 के ज़रिए कराची में जो कुछ करना चाह रही थी वो फ़िलहाल नहीं कर सकेगी, क्योंकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस बिल पर ही एतराज़ात उठा दिए हैं। ना सिर्फ एतराज़ात लगाए बल्कि इसे वापस भी कर दिया है, और चूँकि कल उस पर दस्तखत करने की आखिरी तारीख थी तो फिलहाल तो मामला टल गया। अब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अपोजिशन जमातों से मुशावरत करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुन के उन्होंने फिर ये इक़दाम उठाया। ना सिर्फ बल्कि कराची के ताजरों का मौक़िफ़ भी जाना और फिर उसके बाद बिल पर एतराज़ात उन्होंने उठाए। उनका ये कहना था कि नया बल्दियाती तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम है, जबकि कराची के ताजिर भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। गवर्नर सिंध के मुताबिक DMCs के खात्मे से कोऑर्डिनेशन का मसला होगा और देही इलाके शहरी इलाकों का हिस्सा तो बिल्कुल कतई नहीं हो सकते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का यह भी कहना था कि खुफिया बैलेटिंग के जरिए मेयर के इंतखाब से करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर ये कि एक ऐसे शख्स को भी मेयर बनाया जा सकेगा जो असम्बली का रुकन भी नहीं होगा। नए बल्दियाती एक्ट में तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत के पास जाने से मेयर के इख्तियारात तो ना होने के ही बराबर रह जाते। टैक्स कलेक्शन का इख्तियार भी सिंध हुकूमत के पास होता। अस्पताल और दीगर महकमों को भी मेयर से छीन लिया जाता। यानी कराची की बल्दियाती हुकूमत सिर्फ पब्लिक टॉयलेट के इंतजाम देख ली। इसीलिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल तरमीमी बल्दियाती ऑर्डिनेंस बिल में कई चीज़ों को दोबारा देखने और उन्हें सही करने को ज़रूरी उन्होंने करार दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि मसले को सियासी रंग नहीं देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, इसको हल करना चाहिए। गवर्नर सिंध तजावुज़ात से मुतालिक ऑर्डिनेंस भी सूबाई हुकूमत से बात करेंगे, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस में वो कुछ बातों की मज़ीद वजाहत भी चाहते हैं। तो इस सब पे हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख साहब। हलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बल्दियाती तरमीमी बिल पर एतराज़ात क्या क्या थे? देखिए फैसल भाई, मैं एक तो थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि ये कराची का मसला नहीं है, ये पूरे सिंध पर कब्ज़े का मामला है। पूरा सिंध सरापा एहतजाज है, कराची से लेके घोटकी तक और कंदकोट से लेके हैदराबाद तक। हर शहर में जो ये कराची के साथ करेंगे मेयर के साथ, वही ये करेंगे सखर के मेयर के साथ, वही ये करेंगे लाड़काना के चेयरमैन के साथ। तो ये पूरे सिंध का मामला है। ये सिंध अमेंडमेंट बिल 2021 था, जो कि 2013 मैंने अमेंडमेंट की थी। तो मैं बताना चाहता हूँ पहले तो आधे मिनट में आपको कि इसके जो बिल पास कराया
वही मतलब लग रहा था कि ये कोई चोरी करने आ रहा है। अचानक उस दिन असेंबली में लाए। हमेशा हमें एक रात पहले एजेंडे की कॉपी मिल जाती है, हमारे घर पे आती है, और ये जिम्मेदारी होती है सिंध असेंबली के स्टाफ की। उस रोज़ एजेंडा नहीं आया, दूसरे दिन सुबह को हम ऑफिस में गए, हमारे पास एजेंडा नहीं आया, जबकि भेजना होता है। मेरा चैम्बर भी, मेरा ऑफिस सिंध असेंबली के साथ मौजूद है अंदर। लेकिन अचानक देखा तो वज़ीर आला साहब मंडलाते हुए आ गए, नासिर शाह साहब आ गए। एक अजीब व गरीब सी इनके चेहरे पे कैफियत थी, लग रहा था कि आज कोई वारदात होनी है। अचानक आए, 2 मिनट पहले हमें वो बिल की कॉपीज़ दी गई और उसके बाद कहा कि येस नोस आइज नोस। तो इन्होंने, हमें पता था कि इन्होंने कोई शबखून मारना था। एक तो बताना चाहता हूँ कि उसमें रूल्स को इन्होंने फॉलो नहीं किया, नहीं तो इसमें बिल लाया जाता है, पहले उसको असेंबली में पेश किया जाता है, फिर उसकी जाके कंसिडरेशन बाद में होती है। तो इन्होंने उसी वक्त पास किया, पेश किया, उसी वक्त पास करा लिया। तो ना कमेटी में गया, ना हमें पढ़ने को दिया गया, ना अमेंडमेंट्स ली गई, जिसको बाइकआउट किया हमने उसी वक्त असेंबली में। नंबर 1 तो इसका पहले दिन से ये ठीक नहीं था। अब कि जी है क्या, उसमें क्या एतराज़ात क्या क्या हैं? गवर्नर सिंध के वही एतराज़ हैं जो मेरे एतराज़ हैं, जो आपका एतराज़ है, जो सिंध के 5 करोड़ लोगों का एतराज़ है कि ये वो बिल है, एक दोहरा निज़ाम है जो आमिराना, ज़ालिमाना, सरदाराना, जरदाराना निज़ाम है। मखसूस जो ये 2% सिंध के लोग हैं, मराहत याफ्ता तबका, उनके लिए निज़ाम बनाया गया है और ये आइन की खिलाफ वर्जी है। डायरेक्टली आइन का सेक्शन 140A जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर का कहता है, वो कहता है तीसरा टियर जो है, जो नंबर 1 का मजलिस शूरा, फिर हमारा प्रोविंशियल असेंबली, तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम है, जो लोकल एम्पावरमेंट है, लोकल सिस्टम की, लोकल लोगों की, उस पर ये ख़त्म कर देता है कि उसके अंदर पॉलिटिकल इख्तियार चाहे होना चाहिए, फाइनेंशियल इख्तियार होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार होना चाहिए निचली सतह पर। निचली सतह पर तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। नंबर 1 एक तो इख्तियार ही वापस ले लिया, और अफसोस से कहना पड़ता है, मतलब टैक्स के इख्तियार वापस, फाइनेंशियल इख्तियार वापस, स्कूलिंग की जो में इख्तियार वापस, हॉस्पिटल के इख्तियार वापस, हर किस्म में सिर्फ एक इख्तियार है कि टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगा के बाहर खड़े हो सकते हैं। ये है तो मज़ा का खेज़ बात, लेकिन ये हकीकत है। अब दूसरी तरफ आई है, सीक्रेट बैलेट कर दिया इन्होंने, और किसके लिए किया है? जो मेंबर भी नहीं होगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए MNA होना ज़रूरी है, CM बनने के लिए MPA होना ज़रूरी है, मेयर बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन बनने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि उस शख्स ने वोट लिया हो, जेब में नोट होने ज़रूरी है। सीक्रेट बैलेट के ज़रिए जो भी जीत जाए आखिर में उसको परचेज़ करेंगे बायर्स। बड़े बड़े अच्छे बायर्स हैं, 14 साल में जो इकट्ठा किया हुआ सिंध का पैसा है वो इनकी जेबों में है। नोट के ज़रिए किसी को चेयरमैन बनाएंगे, किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे, किसी को मेयर बनाएंगे, और इसी ख़ानदान, ये जो चंद सरदार और जो जरदार हैं, इन्हीं के बेटे, दामाद, यही लोग अब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनेंगे। सरदार साहब MNA, सरदार साहब का पगदार बेटा MPA, सरदार साहब का दामाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन, सरदार साहब का भतीजा टाउन का चेयरमैन। तो इतना खौफनाक सिस्टम है कि सिंध निचली सतह पर जो इक़्तिदार की मुंतकली थी, ये ऊपर की सतह पर मुंतकली है। ये गैर आइनी और गवर्नर। और एक और चीज़, जिस वक्त ये इनका टाइम ख़त्म होगा तो कोई नहीं लिखा कि कितने अरसे बाद दोबारा आएंगी। तीसरी और एक और चीज़, एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कोई भी इख्तियार लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है। कोई उसको असेंबली में लाने की ज़रूरत नहीं है। प्योरली डिक्टेटोरियल लॉ, एक मार्शल लॉ का लॉ। मैं कहना चाहता हूँ इससे बेहतर हमें सियासी वर्कर हुए, लेकिन मैं कहता हूँ मुशर्रफ ने जो लाया था 2001 में वो बेहतर था। 2013 में ये डिक्टेटोरियल लॉ लेकर आए और अमेंडमेंट्स मजीद कि इस ख़ानदान का, देखिए एक है सरदार, और आजकल बहुत सारे लोग बन गए जरदार जिनके पास पैसा आ गया। मैं जरदारी की ख़ानदान की बात नहीं कर रहा। ये जो सरदार और जरदार जिन्होंने सिंध पे कब्ज़ा कर लिया है, ये शहरों पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, ये वन विंडो ऑपरेशन चाह रहे हैं कि एक जगह एक बंदा लगा दो, ये वाला पैसा जो लोकल गवर्नमेंट का पैसा है ये भी बिलावल हाउस के खाने में चला जाए, रिटाली अकाउंट की तरह। तो ये बड़ा खौफनाक ला है, ये ड्यूल सिस्टम है। लेकिन हलीम साहब, आप इनडायरेक्टली बिलावल हाउस की तरफ इशारा तो कर ही गए ना। प्लीज जरा मेरा सवाल लीजिएगा। जैसे आपने कहा कि ये चीज़ आइन से मुतसादिम है, नासिर हुसैन शाह साहब कुछ रोज़ कबल गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम तो फिर एक निज़ाम लाना चाह रहे हैं। यहाँ पर PTI के जो नुमाइंदे बैठे हैं उन्होंने क्या किया है, उनकी ज़रा कारकर्दगी अगर हमें बता दें तो हम शर्मिंदा भी हो जाएं। लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था। मैं चाहूँगी कि सिंध के अवाम के, जाहिर सी बात है आपने कहा कि सिर्फ कराची का इशू नहीं है, पूरे सिंध का इशू है, और कराची मेन इसलिए हाईलाइट है क्योंकि मुआशी हब है और फिर मेन लोग बैठते भी यहीं पे है। तो वो जो उनका सवाल था, मैं चाहूँगी कि उसका जवाब अगर आप दे दें मुझे मेरे प्रोग्राम में।
जो उनका सवाल था, मैं बताना चाहता हूं कि 2 बिल सिंध असम्बली में जमा हैं। तहरीक इंसाफ का बिल सिंध असम्बली में जमा है हमारे अपोजिशन की जनब से। MQM का बिल, प्रोपोज्ड बिल सिंध असम्बली में जमा है। उसूली तौर पे इनको इसको शामिल करना चाहिए था। और उसके बाद 4 रोज़ कबल नासिर शाह साहब ने, मोहतरम ने मुझे कॉल की, हम बैठना चाहते हैं। हमने कहा बैठने का वक्त वो था जब आप असम्बली में बिल लेकर आए थे, जो आईनी तरीका है, कानूनी तरीका है, आपको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। उन्होंने उस वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया। अब हमारी बड़ी वाज़ेह डिमांड है, पूरा सिंध बाहर निकला हुआ है कि ये पहले कानून वापस, ये अमेंडमेंट्स वापस लें। हम तो कहते हैं 2013 का कानून भी गलत था। आप देखिए ना, आज ये जो SBCA में ये जो नस्ला टावर, ये जो 700 टावर, ये जो गदर मचा हुआ है, जब से SBCA सूबाई हुकूमत के पास गया तो कभी काका आ गया, कभी यूनुस आ गया, कभी टप्पी आ गया, कभी अद्दी आ गई, कभी डैडी आ गए, कभी बेबी आ गए, उनके पास सिस्टम चला गया। और इन्होंने वाटर बोर्ड, आज पानी 13 साल में 3 बूंद पानी कराची पानी को तरस रहा है। कराची ये सब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ले गए थे। तो नासिर शाह साहब इन्होंने फेस रखे हुए हैं। नासिर शाह साहब मुस्कुराते हुए आते हैं, कार्रवाई सबसे बड़ी ये लोग खुद डालते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ हमने अपना आईनी जिम्मेदारी पूरी की, हम अपना बिल जमा करा चुके हैं, MQM अपना बिल जमा करा चुकी है। और अगर ये चाहते इसको कमेटी में लेकर जाते, सबकी अच्छी चीज़ें लेकर आते, डेलिब्रेशंस कराते, बातचीत कराते। देखिए 40% हम लोग भी हैं, 40% अपोजिशन का हिस्सा में, वी आर 69, ये लोग 99 है। 17 सीटों का सिर्फ फ़र्क है हमारा। और मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने समझ लिया कि शायद सिंध में इनके रियासत है, रियासत नहीं है, सिंध फेडरेशन का हिस्सा है। ये सिंध को रियासत की तरह चलाना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने सिंध का ये कानून भी चंद ख़ानदानों को बरात देने के लिए बना लिया। और हमारी कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली के अंदर और असम्बली से बाहर तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी, अपोजिशन अपनी जगह पर खड़ी है। अच्छा सर, ये बताइए कि कल गवर्नर सिंध की वज़ीर आला से सिंध से मुलाकात भी हुई है, तो कुछ बातें निकल पाई? क्या मुराद अली शाह ने कुछ वजाहत दी नए बिल से मुताल्लिक, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए इशू ये है कि अल्टीमेटली हम लोग कंसल्टेशन में होते हैं, गवर्नर साहब हमारे साथी हैं और सिंध के गवर्नर हैं। लेकिन चूंकि एक गवर्नर और एक चीफ मिनिस्टर का मामला है, रिपोर्टर्स तो अगर कुछ निकालते हैं तो वो ठीक अल्टीमेटली बाहर है। लेकिन मैं दोनों का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं तो अपना तर्जुमान हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ गवर्नर सिंध की बात कर रहे हैं। गवर्नर सिंध दोनों इश्यूज़ पे, जो ऑर्डिनेंस आया है, जो कि एक और काला ऑर्डिनेंस है कि जितना गंदगी है उसको साफ़ कर लो, उसके ऊपर हमारी चूँकि 2 रोज़ कबल हमारी बातचीत हुई थी। हमने अपोजिशन जमातों ने पहले हम खुद मिले थे, MQM, GDA, PTI हमारी लीडरशिप, उसके बाद हम मुस्तफ़िका तौर पर गवर्नर साहब से जाकर मिले थे। हमने अपने तमाम इतराज़ात, सिंध के अवाम के इतराज़ात, चूँकि हम सिंध के नुमाइंदे हैं, हमने गवर्नर सिंध के सामने रखे थे बहैसियत एक रियासत के नुमाइंदे के कि ये गैर आइनी काम होने जा रहा है। और कोई भी ऐसा नया कानून जो कि आइन से मुतसादिम हो, जो कि कानून से मुतसादिम हो, जो आइन पाकिस्तान से मुतसादिम हो, उसको गवर्नर साहब को असेंड नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें, चूँकि गवर्नर सिंध भी आवाम की बात करेंगे, तो जो इतराज़ात हमारी तरफ से गए थे और अल्टीमेटली गवर्नर साहब की इतराज़ात सारे पब्लिक हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ऑर्डिनेंस के ऊपर भी बड़ा एतराज़ है और उसके अंदर जो मैं समझता हूँ कि डिस्कशन हमारी हुई थी। आप देखिए उसकी जो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनेंस है, ये जो कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस है, बेसिकली वो मिट्टी पाव ऑर्डिनेंस जो इन्होंने बनाया है कि जो किया खाया पिया आज़म पूरा हो गया। उसके अंदर क्या है कि जी चेयरमैन कोई जस्टिस साहब बनेंगे, जिसको ये चाहेंगे राना शमीम टाइप के बना देंगे, जाहिद कुर्बान अलवी टाइप के बना देंगे। तमाम लोग जो CM मुकर्रर करेंगे वो लोग होंगे। तो उसके बाद तो एक ऐसा करप्शन का, ज़्यादती का, बदमाशी का एक ऐसा रास्ता खुलेगा जिस बिल्डिंग, और जिसको चाहे जितना जुर्माना लगा दे, किसी को 1 रुपये में दे दें, किसी को 1 अरब में दे दें। मुर्तज़ा वहाब साहब द कराची बॉय सो कॉल्ड, वो बीच में शामिल होंगे उसके। तो वो ऑर्डिनेंस के ऊपर भी मैं समझता हूँ जो इतराज़ हैं, अल्टीमेटली मुझे उम्मीद है कि चूँकि मैं तो कल रात 12 बजे आया हूँ, मैं तो पूरे 3 अजला के अंदर हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया है। सिंध के अवाम बाहर निकले, हैदराबाद में, कोटरी में, ठट्टा में, इस काले कानून के ख़िलाफ़, इस सरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़, इस जरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़। तो मैं, लेकिन मुझे पता है कि इतराज़ात जो सिंध के लोगों के हैं वही गवर्नर साहब के भी हैं।
सही है, ठीक है। यानी वही बात आ गई ना कि गवर्नर साहब सिंध के लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं। हलीम साहब एक और चीज़ बताएंगे, जैसे आपने कहा कि हम तो सिंध की आवाम की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, यही वज़ीर आला सिंध भी समझते हैं और यही मुर्तज़ा वहाब भी समझते हैं कि हम भी सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। अब आपको नहीं लगता कि बहुत हो गया सिंध की आवाम के साथ, उनको जो बुनियादी वसाइल हैं वही नहीं मिलते, उन बेचारों से टैक्सेस लिए जाते हैं लेकिन सहूलियात नहीं मिलती ना। तो आपकी नज़र में जैसे दोनों बैठे ना एक अच्छे माहौल में, हमने देखा गवर्नर सिंध भी है, वज़ीर आला सिंध भी है, मुर्तज़ा वहाब भी हैं, एक दरमियानी रास्ता अगर हम निकाल लें सिंध की आवाम के लिए और सोच लें सिंध की आवाम का, और ये कहने के बजाय कि फ़लाने वक्त में ये हो गया, उस वक्त में ये हो गया, उसने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, तो क्या ख्याल है कि दरमियानी रास्ता होना चाहिए कि आवाम अब सुख का सांस ले सकें? जी मैं समझता हूँ कि आपका क्वेश्चन वो है जो कि हर शख्स के, हर सिंध के रहने वाले, पाकिस्तान के रहने वाले के जहन में है कि क्यों दरमियानी रास्ता नहीं निकल सकता। तो बराए करम इसमें मुझे सुनिएगा, मैं क्लियर करता चलूँ। सिंध में पिछले 14 साल में 8,900 अरब टोटल सिंध गवर्नमेंट के पास आए हैं थ्रू एनएफसी और थ्रू लोकल टैक्स कलेक्शन, जो लोकल रेवेन्यूज़ होते हैं, प्रोविंशियल रेवेन्यूज़। उसमें से जो डेवलपमेंट के ऊपर लगा है पूरे 13 साल में, पिछले 14 साल में, वो लगा है 1.6 ट्रिलियन, मतलब सिर्फ 1600 अरब रुपए डेवलपमेंट में लगा है। अभी मैं छोड़ देता हूँ कि पीएनडी क्या कहती है, कितनी करप्शन होगी, छोड़ दीजिए। 1600 सिर्फ 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने तक 650 अरब रुपए कराची के लिए और 440 अरब रुपए कराची के अलावा दीगर 14 अजला में लगाए हैं। तो 1000 अरब 3 साल में लगे। अब मैं आगे आता हूँ कि मिल बैठे PCIC बनी, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर वज़ीर आला साहब को कप्तानी दी गई ना चाहते हुए। हम समझते हैं नायल कप्तान है, टीम हराएगा, लेकिन फिर भी दे दिया कि चलो भाई आपकी मर्ज़ी। उसके बाद हमारे ज़िम्मे जो काम लगा, सुन लीजिए ना, हमारे ज़िम्मे काम लगा नालों की सफाई, कर दिया FWO ने, NDMA ने। हमारे ज़िम्मे लगा ग्रीन लाइन, आ गई। हमारे ज़िम्मे लगा K4 जो 13 साल में नहीं कर सके थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में स्टार्ट हो रहा है काम और 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। हमारे ज़िम्मे लगा ग्रीन लाइन, मास ट्रांस का KCR इफ्तिताह हो गया, फ्रेट टर्मिनल, ये बड़े काम हमारे ज़िम्मे थे। इनके ज़िम्मे था K4 को जब धाबेजी आ जाएगा उसको कराची तक पहुँचाना, ज़ीरो। इनके ज़िम्मे जो कराची की रोडों को, गलियों को, रस्तों को ठीक करना था, ज़ीरो। हमारे बड़े नाले हमारे पास थे, 541 नाले इनके ज़िम्मे थे, ज़ीरो। इन्होंने जब कुछ नहीं किया, हम मिल बैठकर करने को तैयार हुए, उस PCIC का हिस्सा बने। 1000 अरब। आज मेट्रो, सिंध को एक मेट्रो नहीं दी, सॉरी मोटरवे नहीं दी गई कोई। आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्कर हैदराबाद मोटरवे पे काम हो रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 जामशोरो जो रोड है, वो कातिल रोड जिसे कहते थे, उसके ऊपर तमाम मामला ठीक हो, वो उस पर काम होने जा रहा है। ये मोटरवे भी सिंध को हम दे रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा क्या हम उसको हेस्को को अपग्रेड कर रहे हैं, सेप्को को अपग्रेड कर रहे हैं। 1000 अरब डायरेक्ट डेवलपमेंट 3 साल में और इनके 14 साल में 8,900 में सिर्फ 1600 अरब। तो हम मिलना चाह रहे, एक परसेप्शन बन गई है, हम लड़ते नहीं हैं। देखिए बताना तो ज़रूरी है ना। अब इशू क्या है, मुराद अली शाह साहब अगर चाहते होते तो सिंध का ये हाल ना होता, सिंध की ये तबाही ना होती, ये बर्बादी ना होती। रोडें बर्बाद, रास्ते बर्बाद, 29,000 की डेस्क खरीदते हैं, वैक्सीन एक खुद नहीं लगाते, वैक्सीनेटर्स को पैसे नहीं देते, थर में बच्चे मर रहे होते हैं, हेल्थ कार्ड इमरान खान देता है। अरे भाई हेल्थ कार्ड क्यों नहीं देते हो? हेल्थ कार्ड से, राशन स्कीम से सिंध को अलग कर देना है। मतलब क्या सिंध को, मैं कहता हूँ ये सिंध को फेडरेशन के खिलाफ लेकर जाए। एक और खौफनाक चीज़, लगते हैं 1-2 रोज़ में आप लोग को शो करेंगे, ये सिंध की अपनी पुलिस फोर्स बना रहे हैं। मैं माजरत से कहूँ कि कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये अपनी पुलिस फोर्स बनाना चाह रहे हैं। ये जो हमारे फेडरल सर्विस में बैठे हुए सिंध के कोटे के अफसरान हैं, वो कहाँ चले जाएंगे? बिल्कुल, IG अपना चाहते हैं, DIG ये और आखिरी पॉइंट जो आपने उठाया, अजीब और गरीब, बिल्कुल बहुत रेलिवेंट पॉइंट आपने उठाया। आगे चल के हम इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो जो बिल था वो उसको रद्द किया है गवर्नर सिंध ने, और अब देखना यह है कि क्या तमाम तर स्टेक होल्डर्स कराची के आवाम को एम्पावर करने के लिए अपना अपना क्या हिस्सा डालते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब उस शख्स की बात करेंगे जो ना डरा, जो जमा रहा, डटा रहा, खड़ा रहा, जालिमों से लड़ता रहा। उस शख्स को पूरी कौम का सलाम, वज़ीर आज़म इमरान खान का सलाम। उसे कौम का हीरो करार दिया और तारीफ़ी सनद से भी नवाजा। मैंने तो अपनी जान से ज़्यादा कोशिश की थी, अपनी जान की बाजी लगा दी थी कि मेरे मुल्क का इमेज जो है ना वो ख़राब ना हो।
श्रीलंकन शहरी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाला मलिक अदनान कल तक गुमनाम था। आज पूरी कौम का हीरो है। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब इमरान खान तौसीफी सनद से नवाज रहे हैं। श्रीलंकन शहरी के कत्ल के वक्त मलिक अदनान के किरदार को नुमाया करने के लिए डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई। फिर से पाकिस्तान को फितरत के हुस्न और जमाल का मजहर बनाना है। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हर पाकिस्तानी मलिक अदनान की तरह अमन और खूबसूरती की मशल थाम लेगा। खिताब शुरू करने से पहले इमरान खान ने मलिक अदनान के लिए क्लैपिंग भी करवाई। एक इंसान था जो हैवानों के सामने खड़ा हुआ। मलिक अदनान के एजाज में दी जाने वाली तकरीब में श्रीलंकन हाई कमिश्नर और काबीना अरकान समेत दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थीं। ये मैं मिस्टर प्रियंका के बच्चों को डेडिकेट करता हूँ, श्रीलंका की कौम को डेडिकेट करता हूँ। ये अवार्ड मेरी तरफ से उनको डेडिकेशन है। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और कौमी हीरो मलिक अदनान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमें उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। मलिक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नया दिन की पूरी टीम की जानिब से, हमारी जानिब से आपको हम सलाम पेश करते जो काम आपने किया है, यकीनन आप यकीन करें कि हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है कि ठीक है, जहाँ पे इतने भेड़िए थे उसमें एक इंसान तो ऐसा नज़र आया कि जिसने मुतालबा किया, जिसने मुतालबा ये किया कि छोड़ दिया जाए, हाथ जोड़ के लोगों से मिन्नतें समाजतें करता हमें नज़र आया। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले मैं उस वक्त की आपकी कैफियत जानूं, माहौल जानूं जब एक श्रीलंकन मैनेजर को निशाना बनाया जा रहा था, एक श्रीलंकन शहरी को ज़दोकोब किया जा रहा था। प्लीज़ बताएगा। तो उस वक्त सारे लोग उसको मार रहे थे, मतलब तो मेरी ये कोशिश थी कि किसी तरह ये इसको मैं बचा लूँ, क्योंकि वो मेरा कोलीग भी था और वो इससे अगर उसकी कोई डेथ हो गई मारते हुए तो मेरे मुल्क का जो चेहरा ना वो पूरी दुनिया के सामने ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि उसको बचा सकूँ। अच्छा अदनान भाई, इससे पहले कि हम आपसे ये भी पूछें कि कल का आपका तजर्बा कैसा रहा, ये तमाम तर चीज़ें, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि सिर्फ़ आप थे, एक शख्स सिर्फ, वहाँ पे कोई और ऐसा नहीं था? क्योंकि 1-1.5 घंटे तक ये वाक़या चलता रहा। किसी ने पुलिस से कोई रब्ता करने की कोशिश की या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हुई? नहीं, पुलिस से रब्ता किया था। पुलिस तो मतलब बर वक्त कार्रवाई की थी पुलिस ने, जिसकी वजह से और बहुत सारा नुकसान होने से बच गया था। लेकिन कुछ लोगों के ये नहीं था कि ये इस हद तक चले जाएंगे, इसलिए फिर लोगों ने उस तरह उसको नहीं लिया। अच्छा। तो जब फिर वो ये हादसा इस हद तक चला गया, फिर लोगों को बड़ा अफसोस भी हुआ कि काश हम कुछ एफर्ट कर सकते, काश हम ऐसे कर सकते जैसे आपने किया, तो बेशक हो सकता है उसकी जान बच जाए। सही। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि हम देख भी रहे हैं मनाजिर में ना कि आप लोगों को कह रहे हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और इस तरह का इंतहाई कदम ना उठाएं। लोगों को उस वक्त क्या रिएक्शन क्या था? इतने बिफरे हुए या इतने उनके जज्बात ऐसे कि बस कोई शख्स सामने है और हमने उसको मार देना है? मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि मैं ये कहूँ कि न जाने पता नहीं क्या उनकी नज़र में उसने गुनाह कर दिया जिसके बारे में अभी ना तो तहकीक हुई थी ना आगे बात पहुँची थी, बस फ़ौरन से कानून को हाथ में ले लिया इन्होंने। जब बात एक बंदे ने दूसरे को सुनाई, दूसरे ने तीसरे को सुनाई, तो वो बात डिकोड होती गई। किसी ने ये तहकीक नहीं की कि यह गलत है या सही है, या इसका फैसला करने के लिए पाकिस्तान का कानून मौजूद है। किसी ने इस बात की तरफ गौर नहीं किया। लोगों ने फिर कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। असल वजह ये बनी। अच्छा, अब मलिक साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपको स्पेशली मदऊ किया, तो कल का मुझे थोड़ा सा तजर्बा बताइएगा और इसके साथ साथ क्या बातें हुई वज़ीर आज़म से ये भी बताइए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे तो बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे मेरे से शेक हैंड किया और मेरी एक एग्जांपल दी कि इस तरह के नौजवान अगर आगे आएंगे तो ये माशरे का चेहरा, माशरे का मतलब जो रवैया है वो बेहतर हो सकता है। तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट थी। मेरी ज़िंदगी का शायद पहला मौका था, मैं इतने बड़े फोरम पे मुझे किसी ने बुलाया और मुझे इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा। और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये सारे हालात और वाक़यात को देखते हुए मुझे एक रोल मॉडल बना के पेश किया। सही। मलिक साहब, जो आपने काम किया ना वो यकीनन काबिल तारीफ़ है, क्योंकि वही बात कि इतने भीड़ियों में एक इंसान का होना, फिर उसका हाथ जोड़ना और सिर्फ ये सोचना कि मेरे मुल्क की इमेज बच जाए और लोगों तक वो चीज़ ना जाए जो कि बदकिस्मती से चली गई है। अच्छा, अगर हम ये इनकी बात करें, जो श्रीलंकन शहरी थे, कैसी शख्सियत थे इनकी? वहाँ के जो वर्कर्स थे उनके साथ इनका रवैया कैसा था? क्या सख्त मिजाज थे या किसी के साथ अगर सख्ती करते थे तो नरमी
नरमी का रवैया भी बरतते थे। प्लीज़ ज़रा इनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर आप कुछ बता सकें, क्योंकि आपने कहा कि वो आपके दोस्त भी थे। वो मतलब बाय नेचर बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जो कुछ वो कंपनी के रूल होते हैं, जो उनकी पोजीशन के उसके हिसाब से वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे काम के मामले को लेके। तो वैसे वो डिसिप्लिन को, रेगुलेशन को, रूल्स को, कंपनी लॉज को, लेबर लॉज को फॉलो करके काम करते थे। किसी के साथ इस तरह ऐसा कोई पर्सनैलिटी क्लैशेस नहीं थे बनाते। और अदनान भाई ये भी हमें बताइएगा कि कुछ ऐसी भी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, आप यकीनन बेहतर बता सकते हैं, कि जिन लोगों ने बढ़ के ये काम किया, जिन्होंने दूसरों को इश्तियाल दिलाया, ये वो लोग थे कि जो शायद जिन पे जो मैनेजर साहब थे वो उनकी सरजनिश उनको डांट डपट करते थे कि यार वक्त पे काम किया करें और आप ये सारी चीज़ें किया करें। तो ये एक चीज़ को कवर करके पुरानी जितनी भी अदावतें थी, पुरानी जितनी भी नफ़रतें थी, उसका इजहार किया गया। ये भी शायद लोगों ने दिलों में ये बात रखी हो। तो कुछ लोग जो मतलब इस इंसिडेंट में कुछ शामिल थे, कुछ तो नए लोग थे और कुछ लोग थे जो मतलब अभी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। तो कुछ बाहर के लोग फिर शामिल हो गए, इस वजह से फिर ये सारा मामला बिगड़ता है। ठीक, अच्छा मलिक साहब, एक और चीज़, पंजाब हुकूमत ने भी आपको इंसानी हुकूक के वोट से नवाजने का कहा है। इस चीज़ को सुन के जाहिर सी बात है, खान साहब से मिलना तो, वज़ीर आज़म से मिलना तो एक अलग ही चीज़ है, उसकी तो खुशी एक अलग ही है, लेकिन ये जो अनाउंसमेंट हुई है इस पे आपके क्या कमेंट्स होंगे? यकीनन इस पर भी मेरे अच्छे कमेंट हैं। मुझे खुशी, प्राउड और खुशी फील हो रही है कि पूरी कौम, पूरा माशरा जो है ना वो मेरे साथ खड़ा हो गया। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अकेले बंदे के साथ पूरी कौम खड़ी होगी। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये टर्निंग पॉइंट होगा ये मर्डर्ड पाकिस्तान की सोच बदलने की है। लोग अब जत्थों के साथ खड़े नहीं होंगे, लोग एक पाकिस्तान के अच्छे चेहरे के साथ खड़े होंगे, जिससे मेरे मुल्क का इमेज, पाकिस्तान का इमेज दूसरी लोगों के सामने बेहतर हो, जिससे मुसलमानों का इमेज दूसरे कंट्रीज के सामने बेहतर हो। इसलिए पूरी कौम सोशल मीडिया पे आप देखें, पूरे हर मकतबा फ़िक्र के लोग, स्पेशली उलमा इकराम ने कल बहुत अच्छी मीटिंग की और उन्होंने बेहतरीन एक्सप्लेन किया कि हमारा ऐसा कोई भी गलत कार्रवाई जिसमें मेरे मुल्क का नाम खराब हो, जिससे मेरे मुल्क के शहरी को नुकसान पहुंचे, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि इस तरह के काम ना करें। क्योंकि जो भी कोई गुनाह करता है उसके लिए पाकिस्तान का कानून मौजूद है, हमें उसके कानून के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बैठी हैं, वो इसको बेहतर टैकल कर सकती हैं, बजाय इसके कि हम कानून को अपने हाथ में लें। सोच बदलने की बहुत हद तक ज़रूरत है और ये जो आपने काम किया है, यकीनन दुआ हम यही करते हैं कि इससे लोगों की सोच बदले। बहुत शुक्रिया मलिक अदनान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। वो काम किया है कि जिसका पाकिस्तान का जो असल चेहरा है, यकीनन इस वाक़े के बाद बहुत मुश्किल है दुनिया को समझाना कि किस तरीके से हम उन्हें कोप अप करें, किस तरीके से हम उन्हें समझाएं। लेकिन अगर हम उन्हें कोई एक तावील, कोई एक रीज़न, कोई एक शख्स पेश कर सकते हैं पाकिस्तान के मस्बत चेहरे की, तो वो मलिक अदनान थे। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, हमारे साथ अब मौजूद थे। अब आगे बढ़ते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। सिंध हाई कोर्ट में महकमा इत्तलात सिंध में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक केस की हुई है समाअत और अदालत ने साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की उबूरी ज़मानत खारिज कर दी। इरफान से मज़ीद बात करते हैं। जी इरफान से भी मज़ीद बात करेंगे। अहम खबर है और वो ये कि सिंध हाई कोर्ट में महकमा इत्तलात सिंध में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक केस की समाअत हुई है और साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की उबूरी ज़मानत को खारिज किया गया है। तो अभी एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। तो बहुत सी अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए कहीं नहीं जाइएगा। नया दिन के साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे ख़वातीन की और किसी भी मुआशरे की मजबूती के लिए मुझे लगता है कि ये होना ज़रूरी है कि ख़वातीन बाइख्तियार हों और बाइख्तियार ख़वातीन जो हैं अगर उनका अपना कारोबार हो जाए, यानी वो घर भी चला रही हैं, गृहस्थी भी संभाल रही हैं, तो इससे बढ़ के फैसल कोई चीज़ मुझे नहीं लगती। और हमने देखा कि इस्लामाबाद में मेरा हुनर मेरा फ़न के नाम से जो है एक फ़न गाला सजाया गया। 100 से ज़ायद ख़वातीन ऐसी थी जिनके हाथों से बनाई गई जो चीज़ें हैं उसके स्टॉल्स लगे। उसमें आप देख लें कि नफीस कढ़ाई हो कपड़ों पर, हाथ से बनी हुई ज्वेलरी हो, घर की कोई डेकोरेशन चीज़ हो या कुछ भी हो। फैसल, मुझे लगता है कि जब आप ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं ना, तो आज हमें ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे मुआशरे की तरक्की में जितना मर्दों का किरदार है, ख़वातीन भी अब उतना किरदार अदा करने के लिए आगे बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही हैं।
इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं मैं, क्योंकि 50% से ज़ायद हमारी आबादी जो है ख़ातीन पे मुश्तमिल है। तो ऐसे में क्या कुछ हुआ इस गाला में और कौन कौन सी ख़ातीन ने इसमें हिस्सा लिया, किस किस ने अपना कौन कौन सा हुनर दिखाया, एंड उसके आगे व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, इस सब पे हम बात करेंगे। ऑर्गेनाइज़र जो हैं वुमेन गाला की, अमरीन हैदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदर, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा ये आपको ख़याल कैसे आया, आइडिया कैसे आया, कब आपने सोचा कि मैं ज़रा इस तरह का कोई काम करवाती हूँ? जी, हमारी कम्युनिटी में क्योंकि सारी होम बेस्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और ये वो ख़वातीन हैं जो अपनी फैमिलीज़ को साथ लेते हुए छोटे छोटे लेवल पे अपने बिजनेसेस कर रही हैं। इनकी फैमिली बड़ी कंसर्न होती है कि अगर आप किसी इवेंट में स्टॉल वगैरह लेते हैं तो माहौल आपका इस तरह का हो कि ख़वातीन के लिए प्रोटेक्टेड हो। तो ये मेरा कब से जहन में था कि कोई ऐसा हम स्पेशल इवेंट करें जो सिर्फ ख़वातीन का ही हो। बेशक वहाँ पे फैमिली के साथ हमारे मर्द हजरात ज़रूर आएँ, बट बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड माहौल हो और सिर्फ हमारी जो तवज्जो थी वो हैंडमेड पे थी, क्योंकि रीसेलर्स और इस तरह के जो दूसरे इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए काम करते हैं उनके लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो ये सेलिंग कर सकते हैं, बट हैंडमेड को समझने वाले, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स भी बड़े मखसूस हैं और काम करने वालों का भी बड़ा मखसूस मिजाज होता है। तो हमारा अभी ये जो इवेंट हुआ है इसमें 99% हमारा हैंडमेड था और 100% ऑलमोस्ट विमेन ओन बिजनेसेस थे। फूड के बिजनेसेस पे भी विमेन ओन ही थे, बहुत स्मॉल सेटअप है इन लोगों के जो हमारे फूड वेंडर्स भी थे। तो हमने कर दिखाया जो हम चाहते थे कि हम एक इस तरह का जो फुली सिक्योर्ड हो, फैमिली इवेंट हो, हल्ला गुल्ला हो, तो भी ख़वातीन उसमें बहुत अच्छा टाइम गुजारें। अल्लाह का शुक्र है हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है हमारे विज़िटर्स की तरफ से भी और वेंडर्स की तरफ से भी। सही। अच्छा अमरीन, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हमने कर दिखाया जो हम चाहते थे और आप काफ़ी अर्से से ये काम करना भी चाह रही थी, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारे मुल्क में ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है कि हम घरों से ख़वातीन को बाहर लेकर आएँ, उनकी चीज़ें हम लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू तो काम कर लेती हैं, लेकिन बाज़ घरेलू ख़वातीन जैसे कि मेरी अम्मा हैं या मेरी खाला हैं, अगर वो कुछ हाथों से बना रही हैं तो वो शायद सोशल मीडिया पर उस तरीके से प्रमोट ना कर सके चीज़ें। इस इवेंट को आपने ऑर्गेनाइज़ किया, चैलेंजेस क्या क्या थे, कितने अरसे से आप ये करना चाह रही थी? हम जी 2018 से हमारी कम्युनिटी काम कर रही है। 2019 से हमने छोटे छोटे क्राफ्ट शोज स्टार्ट किए थे। फिर जो कोविड का टाइम पीरियड था उसमें हम कुछ ख़ास कर नहीं सके, बट हमने अपने 8 से 9 छोटे क्राफ्ट शो, जिसमें 30 to 60 हमारा लास्ट जो था उसमें हमने 60 क्राफ्टर्स को मौका दिया था काम करने का। तो ये इसमें हमने 135 हमारे पास स्टॉल्स थे और ये बहुत बड़ी जगह पे था, बहुत बड़ा ये अरीना था। चैलेंजेस यही थे कि मेरा मेन कंसर्न था कि सिक्योरिटी जो है वो अच्छी हम लोगों को प्रोवाइड करें, ताकि हमारा माहौल बहुत पीसफुल और फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना वहाँ पे आसान हो। अल्लाह का शुक्र है हमारा, क्योंकि ये कोलैबोरेशन था आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सीडीए के साथ, तो हमें पुलिस सर्विसेज भी बहुत अच्छी मिली थी और इंटरनली हमने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी टीम्स भी हायर की हुई थी। तो जो मेरा मकसद था कि एक फुली सिक्योर और पीसफुल सा माहौल हम प्रोवाइड करें ख़वातीन बिज़नेस करने वाली ख़वातीन को, तो एक तो वो पूरा हुआ। दूसरा ये कि हमें ये था कि बच्चे, क्योंकि ख़वातीन का मेन कंसर्न बच्चे होते हैं, हम हमारे टाइप की ख़वातीन जो होम बेस्ड होती हैं, हम अपने बच्चों को साथ साथ लेके हर काम कर रहे होते हैं। तो हमारे उस गाला पर हमने बच्चों के लिए अलग सेक्शन बनाया था, उनके लिए अम्यूज़मेंट का सामान भी था और क्रिएटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने वहाँ पे क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी रखी थी। तो मदर्स को ये प्रॉब्लम भी नहीं हुई कि जो विज़िटर्स थे उन्होंने भी आराम से इंजॉय किया, बच्चों ने अलग इंजॉय किया और वेंडर्स ने भी, बच्चे भी उनके बिज़ी रहे और वो भी अच्छा काम करती रही। तो ऑनलाइन तो ऑलमोस्ट सब कर ही रहे हैं और अच्छा भी बिज़नेस का रिस्पांस होता है, बट इस तरह के जो इवेंट्स हैं उसमें क्योंकि आप अपने क्लाइंट को फ़ेस टू फेस देखते हैं, उनके रिव्यूज़ लेते हैं, उनकी अप्रिसिएशन देखते हैं, तो ये आपकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के इवेंट्स।
अच्छा अमरीन, ये एक बड़ी अहम क्योंकि बहुत से लोग बहुत सारे गालाज इस तरह करवाते हैं, लेकिन जो हमारा हैंडमेड जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त और पावरफुल कॉटेज इंडस्ट्री हो सकती है ना। इशू इसमें ये आता है कि ये जो मिडल मैन आ जाता है ना, फ़र्ज़ कीजिए कोई साउथ पंजाब की खातून है कि जो बना रही हैं कोई चीज़, कोई थरी खातून है जो कोई चीज़ बना रही हैं, कोई अपर पंजाब के गांव में कोई खातून जो है वो कोई चीज़ बना रही हैं। अब नाउ वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बेचारी क्या ही निकाल लेंगी, उसके बीच में आ जाता है एक मिडिल मैन। वो मिडिल मैन उनसे वो चीज़ लेता है, कई गुना ऊपर के दामों में वो बेचता है, और उन खातून को जिन्होंने मेहनत से कभी खाड़ी पे, कभी हाथ से, कभी कोई मूड़ा बनाया, कभी कोई रिल्ली बनाई, ये सारी चीज़ों में उनको उनका जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इस चीज़ को आप लोग कैसे कैटर करने जा रहे हैं ये बताइए। हाँ, हमारी जो आर्टिजन्स हैं, मैं सबसे ज़्यादा उनको ये गाइड करती हूँ, ये जो मोबाइल है ये बहुत पावरफुल चीज़ है आपके हाथ में। इतनी छोटी सी चीज़ है जिसके थ्रू आप थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा जो रूरल एरिया में क्राफ्टर्स हैं या आर्टिसंस हैं, उनको तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं इतनी आसानी से हैंडल हो सकती, लेकिन जो हमारा अर्बन क्राफ्टर है वो अब काफ़ी मैच्योर हो गया है और काफ़ी ट्रेंड हो गया है इन चीज़ों को हैंडल करने में, कि अब वो उनके लिए मिडल मैन वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। लाइक वो जो कुछ भी बनाते हैं वो अपने फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम या जो भी उनका टूल है उस पे वो एक पिक्चर के थ्रू अपने क्लाइंट्स तक उनकी रसाई है। हाँ, रूरल लेवल पे हमें इस चीज़ पे काम करना है, जिस पे मैंने एक दो चीज़ ऑब्ज़र्व भी किया है कि अगर कोई भी आर्टिसन है वो तो क्योंकि लिटरेट नहीं है वो नहीं कर सकता, बट उनके जो बच्चे हैं वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बट वो अपने उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई कि वो अपने उस कारोबार में जो उनके पेरेंट्स या एंसेस्टर्स कर रहे हैं कि अब उनको वो आगे चला सके। तो मेरा ये मानना है अगर गवर्नमेंट लोकल आर्टिसंस पे काम तो बहुत कर रही है, लेकिन उनके लिए जो ट्रेनिंग्स इस तरह की जाएं कि वो भी सोशल मीडिया को एज अ टूल ऑफ बिजनेस यूज़ करें और वो भी जो है मिडल मैन वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा निकले, तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कुछ हो सकता है और हमारे क्राफ्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा सकता है। लोकल लेवल पे भी हमारे बहुत अच्छे आर्टिसंस हैं जो काम कर रहे हैं। अब तो अर्बन क्राफ्टर्स भी जो है उनका काम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो हम इसको अगर थोड़ी सी तवज्जो मिल जाए तो हम इसको बड़े अच्छे लेवल पे अपने मुल्क से बाहर भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अमरीन, मुझे ये बताएं कि आगे नेक्स्ट आपका प्लान क्या है? ये तो एक चीज़ जो कि आपने ऑर्गेनाइज़ करवाई और काफ़ी कोशिशों के बाद ज़ाहिर है चैलेंजेस तो थे, जैसे आपने सिक्योरिटी के हवाले से बात की। नेक्स्ट आपका प्लान क्या है? क्या आप इसको इस्लामाबाद से निकल के हम ये देखें कि लाहौर, कराची जैसे पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, हम वहाँ पर देखें कि ख़वातीन के लिए जो ख़वातीन मेन जिनका कंसर्न होता ही सिक्योरिटी है या फिर बच्चों को साथ लेकर जाना, ये भी एक मेन रीज़न होता है। तो क्या हम ये देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में प्लान कुछ ऐसा होगा कि लाहौर में भी होगी ये चीज़, कराची में भी होगी, फैसलाबाद जहाँ पर घरेलू जो सनत है वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करने की हमें ज़रूरत है? जी, मेरे प्लान्स तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैं। कुछ प्लान मेरे ये हैं कि यही जो ख़वातीन बहुत ही मतलब इनिशियल लेवल पे ऐसी बच्चियां भी हमारे साथ विमेन गाला में उन्होंने हिस्सा लिया जिनकी ये पहली एग्ज़िबिशन थी, और मैंने उनको इस तरह सपोर्ट किया, उनको एक एक चीज़ समझाई, इवेंट से पहले भी, इवेंट के दरमियान भी, और स्टिल अभी तक उनकी जो क्वेरीज़ हैं मैं उनको अभी भी सेटिस्फाई कर रही हूँ कि किस तरह हमने फ्यूचर में इसको करना है, क्लाइंट से किस तरह आपने हैंडल करना है। बेशक लाहौर और फैसलाबाद का तो हमारा नियर फ्यूचर में ही प्लान है, कराची में भी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न जो है वो क्राफ्टर्स हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हम ऐसा माहौल जहाँ भी इनको लेके जाएं, ऐसा माहौल हो जहाँ हम अपने बच्चे भी और अपनी फैमिली को भी साथ लेके चल सके, या एटलीस्ट हमारी फैमिलीज़ सेटिस्फाइड हों कि हम अपनी वुमेन को जहाँ भी भेज रहे हैं वहाँ पे उनको किसी भी किस्म का कोई ख़तरा या प्रॉब्लम नहीं हो सकती।
बाकी ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम चाह रहे हैं कि एक इस तरह की हब्स बनाएं हम, जहाँ पे हमारे इन वेंडर्स को जब एग्जिबिशंस ना हो रही हों या ना हो पा रही हों, अब जैसे कोविड का कोई हो जाता है प्रॉब्लम, तो फिर यकीनन वो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए जो मोटिव भी है लेट्स ग्रो टुगेदर, उसको अमली जामा पहनाया जाए। बहुत शुक्रिया अमरीन हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो मजीद अहम स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। वेलकम बैक। और बहुत ही खुशी के साथ आपको ये बताएं कि पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में शानदार किया है कमबैक। कमबैक तो नहीं, वैसे तो वेदर के खिलाफ सारा का सारा फाइट थी और उस वेदर के खिलाफ लड़ते हुए पाकिस्तान ने शानदार ये फाइट की है कि टेस्ट मैच को दोबारा जिंदा कर दिया है। पहले तो पहली इनिंग्स जो बांग्लादेश की थी उसमें पूरी टीम को 87 रन पे आउट कर दिया और साजिद खान जो थे वो पहली इनिंग्स के हीरो थे। 8 विकेटें उन्होंने हासिल की और अब दूसरी इनिंग्स जो शुरू हुई है फॉलो ऑन करा के, तो जनाब अली हुआ ये है कि अब शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली जो हैं वो बांग्लादेशी टीम के लिए जो है वो बहुत टफ फाइट दे रहे हैं और दूसरी इनिंग्स में भी बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अब तक बांग्लादेश ने जो है 26 रन बनाए हैं। लिटन दास और मुशफिकुर रहीम मौजूद हैं और उसके बाद ज़्यादा बैटिंग बचती नहीं है। शाकिबुल हसन आएंगे बैटिंग के लिए, तो देखना यह है कि पाकिस्तान अब कितनी जल्दी रैप अप करता है। मैच बड़ा ज़बरदस्त मैच इज़ ऑन आवर हैंड्स, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान ने तो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मैच को खेला है। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि ये मौसम की वजह से है और ये मौसम की मेहरबानी है। नहीं। अदील हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ। जी प्लीज अदील अजहर। जी अदील हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदील बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। पहले इनिंग्स में साजिद खान की स्पिन, दूसरे इनिंग्स में शाहीन और हसन की तेज़ गेंदें। पाकिस्तान की बॉलिंग ने तो कमाल कर दिया। ये पाकिस्तान की बॉलिंग ने कमाल किया, ये क्या आपको भी लग रहा है कुछ मौसम का असर है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप सबको, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग का भी कमाल है, मौसम का भी असर है, लेकिन मेरे ख्याल से बांग्लादेश की बैटिंग टैक्टिक्स के हवाले से भी बात करना बहुत जरूरी है। कल अगर आप लोग मैच देख रहे होंगे और जिस तरह बांग्लादेश कल बैटिंग कर रहा था, आई हैव नो आइडिया वो क्या स्ट्रैटेजी अपने साथ लेकर आए थे, उनके जहन में क्या प्लान था। बिकॉज मेरे ख्याल से आई थिंक प्लान वाज सिंपल, दे वांटेड टू अवॉइड द फॉलो ऑन। लेकिन जिस तरह गैर जिम्मेदारी के साथ शॉट खेल के इनके बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन सेट होने के बाद जिस तरह आउट हो रहे थे, मेरे ख्याल से बांग्लादेश क्रिकेट के लिए लम्हा फिक्रिया है। अभी कमेंटेटर और जो एक्सपर्ट थे बैठे हुए मैच में ये बात कर रहे थे, तो जो बांग्लादेश के हैं वो यही कह रहे थे इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम कि बांग्लादेश ने कोई टेस्ट मैच अपने होम ग्राउंड पे जीता हो। एंड आई थिंक उनकी टैक्टिक्स के साथ देयर इज सम प्रॉब्लम, जिसका भरपूर इज़हार हमने पहली इनिंग में देखा। जिस गैर जिम्मेदारी के साथ वो विकेट फेंके गए, वेल एज अ पाकिस्तानी फैन आई एम हैप्पी। वी आर एक्चुअली, पाकिस्तान इस वक्त मैच जीतने के काफी करीब है, जिसके बारे में कल इस टाइम पे हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा अदील भाई, वो जैसे कि आपने कमेंटेटर्स की बात की ना, मैं आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मैच एज वेल, बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द कमेंट्री एज वेल। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि अतहर अली खान जो हैं वो मेरे ख्याल से किसी और टीवी पे मैच देखते हैं और हम लोग जो है वो किसी और स्क्रीन पे मैच देख रहे हैं। एक तो तारीफ़ नहीं होती उनसे पाकिस्तानी जितनी भी परफॉर्मेंस हुई अब तक उसकी, दूसरा ये कि उनका बैट्समैन हल्का सा कोई एज कर दे तो उनके लिए व्हाट अ शॉट, ज़बरदस्त, लुक एट हिम, ही इज़ फ्लोइंग द बैट। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्रिकेटिंग जो है वो बात करनी चाहिए कमेंटेटर्स को भी, ना कि जैसे आपने खुद अभी जिक्र किया कि वो बात कर रहे थे उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है और वो जोन में क्रिकेट नहीं खेल रहे। फाइन, सारी चीज़ें सही हैं, बट एज अ कमेंटेटर यू हैव टू बी स्पोर्टिंग। आपको कमेंट करना चाहिए मैच पे, ना कि वहाँ पे हुब्बुल वतनी को जगाना चाहिए। असल में देखिए इसकी दो वजूहात फैसल हो सकती हैं। एक तो मेरे ख्याल से शायद अतहर अली खान जब कमेंट्री सीन में आए थे तो वो इतने ज्यादा पार्टिजान नहीं थे। ही वाज अ डिसेंट कमेंटेटर। मेरे ख्याल से वक्त और हालात ने उनको ऐसा बना दिया है। बांग्लादेश बीच में कुछ इक्का दुक्का उन्होंने कामयाबियां अपने होम ग्राउंड पे टेलर मेड कंडीशंस में भी हासिल की हैं, लेकिन एक बात मानने की और वो ये है कि अगर मैं बांग्लादेशी क्रिकेट फैन होता आई वुड हैव बीन अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड गाय। और फ्रस्ट्रेटेड इसलिए होता बिकॉज एक तो वी आर नॉट विनिंग मैचेस, स्पेशली जब हम इंटरनेशनल बांग्लादेश की बाउंड्री से जहां बाहर निकलते हैं वहां पे हम मैच जीतने में नाकाम हो जाते हैं। पाकिस्तान के हवाले से बांग्लादेशी वैसे ही काफी सेंसिटिव और बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं।
तो ये जिस मेयार की कमेंट्री हमने देखी है, जाहिर है, बल्कि मैं कहूँगा कमेंट्री और अंपायरिंग जो दोनों हमने देखी है सीरीज में, वो कहीं से भी इंटरनेशनल लेवल की नहीं थी। और असर अली खान हुए या इसमें एक दो और कमेंटेटर्स थे जो लकीली मुझे टेस्ट मैच में सुनाई नहीं दिए जा रहे, जो T20 सीरीज में मौजूद थे। आई थिंक असर तो खैर बहुत तजुर्बाकार कमेंटेटर हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक the lack of victories, the lack of positive result, except for those 2 T20 सीरीज जो उन्होंने रिसेंटली खेली हैं, मेरे ख्याल से उसने इनको ऐसा बना दिया कि छोटी छोटी बातें को कहीं ज्यादा एक्साइट कर रही हैं। बट दे हैव गॉट टू चेंज। चलें, अब लेट्स टॉक अबाउट द मैच दैट इज गोइंग ऑन द ग्राउंड नाउ। साजिद, पहली इनिंग्स में वो तैयारी करके आए थे शाहीन शाह अफरीदी की, और थोड़ी सी उन्होंने बी कॉपियाँ बनाई होंगी हसन अली की, लेकिन वो एक दूसरा ही पर्चा आ गया बांग्लादेशियों के सामने। साजिद की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, साजिद की परफॉर्मेंस कोई बंदा 8 विकेटें एक अगर इनिंग में ले ले तो फिर दिस इज अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस। आई थिंक अगर मैं गलती पर ना हो, पाकिस्तान की जानिब से दीज आर द 4th बेस्ट इंडिविजुअल बॉलिंग फिगर एक टेस्ट इनिंग में। लेकिन आई कम बैक टू द सेम थिंग। मेरा ये ख्याल है साजिद को बांग्लादेशी बैट्समैन थोड़ा सा आसान ले गए थे। अगर आपने कल उनकी बैटिंग देखी हो, मैंने कल बड़ा क्लोजली बांग्लादेश की मैं बैटिंग देख रहा था, और मुझे लग ये रहा था कि उन्होंने साजिद को वो टारगेट करने गए थे। उन्होंने कहा था कि जी ये वो बॉलर है जिसके खिलाफ हम रन बना सकते हैं। याद रहे कल बॉलिंग का आगाज जब पाकिस्तान ने जैसे ही अपने फास्ट बॉलर से किया था, तो उसी वक्त अंपायर्स ने ये बात बोल दी थी कि अगर आप अपने फास्ट बॉलर से कंटिन्यू करेंगे तो बैड लाइट की वजह से जो है वो मैच को मुअत्तल किया जा सकता है। आई थिंक दिस केम आउट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान, बिकॉज विकेट बहुत डैम्प थी, मुसलसल बारिश होती रही थी वहां पे, और जाहिर है उसकी वजह से आपको पता है कि विकेट में बहुत ज्यादा ओवर मॉइस्चर हो जाता है। अभी जो मॉइस्चर है आप देख रहे हैं हमारे सीवर्स को वो हेल्प कर रहा है, लेकिन कल मॉइस्चर शायद सीवर्स को इतना हेल्प नहीं करता, कल वो स्पिनर्स को हेल्प कर रहा था। तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई। बांग्लादेश वेंट आफ्टर साजिद, दे थॉट कि यार ये इजी बॉलर है, इस पे हम रन बना पाएंगे, लेकिन कुछ उनका हिसाब उल्टा पड़ गया। बट क्रेडिट टू साजिद, अच्छी बॉलिंग थी। आई एम एक्चुअली वेरी सैड, आई मीन ही हैड एन अपॉर्चुनिटी फॉर 10 for अगेन, बट इट डिडंट हैपन। वाकई ये बहुत रेयर इंसिडेंट है। अच्छा आदिल, अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो कैलेंडर ईयर में वो दूसरे जो हैं वो सबसे ज़्यादा विकेटें ले चुके हैं। कितना उन्होंने ग्रूम किया आपकी नज़र में, और यकीनन बड़ा अच्छा उनका ये हम देख सकते हैं कि प्रैक्टिस भी रही होगी और लगन भी रही होगी। आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, शाहीन सही मानों में एक ऑलराउंड बॉलर बन चुके हैं। ऑलराउंड बॉलर से मुराद ये है जो कि क्रिकेट की हर फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप में हमने एब्सोल्युटली। अदील भाई से इससे पहले कि हम दोबारा रब्ता करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान ने जो है वो इस मैच को अलाइव रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग टॉप ऑफ द लाइन। आपको याद होगा कि पहले दिन भी बारिश होती रही, फिर दूसरे दिन भी बड़ा खेल डिस्टर्ब हुआ, तीसरे दिन भी खेल ऑन एंड ऑफ डिस्टर्ब होता रहा। बट देन द वे पाकिस्तान ने अपनी कंसंट्रेशन को टूटने नहीं दिया। इस मौके पे हम बैटिंग की बात करना कैसे भूल गए पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने बेहतरीन बैटिंग भी की है, और जो है वो बाबर आजम हो कप्तान, क्योंकि उनसे ड्यू थी एक इनिंग्स, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस बड़ी ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। और उसके साथ आबिद और अब्दुल्ला ने एक बार फिर अच्छा कंसोलिडेट स्टार्ट दिया। तो अदिल भाई, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान बैटिंग नाउ। एक ऐसी डैम्प सिचुएशन में पाकिस्तान ने बैटिंग की है, बाबर ने चिप इन किया, बड़े अच्छे रन्स बनाए उन्होंने 76, अजहर ने फाइनली रन्स बनाए हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट बिट अबाउट पाकिस्तानी बैटिंग। देखिए, पाकिस्तानी बैटिंग का जो एक्सपीरियंस था दैट स्पोक यस्टरडे, स्पेशली जब कल रिजवान और फवाद बैटिंग करने आए। अगर आपने नोट किया हो तो शुरू में बैटिंग करना इतना आसान नहीं था, बॉल काफ़ी ग्रिप कर रहा था, बॉल काफ़ी स्पिन हो रहा था, बट दैट्स वेयर द एक्सपीरियंस रियली हेल्प। फवाद खास तौर से ही टुक हिज टाइम, बल्कि फवाद ने अपनी इनिंग का आगाज भी कोई 20-25 के स्ट्राइक रेट से किया था, बट जैसे जैसे वक्त गुजरा आई थिंक दे एंडेड द इनिंग एट पार। दोनों का स्ट्राइक रेट मोर और लेस सिमिलर था। सो आई थिंक एक्सपीरियंस पाकिस्तान का, जो एक टैलेंट का डिफरेंस है मेरे ख्याल से इन दोनों टीमों के दरमियान जो है वो कल नजर आया। पाकिस्तान ने अपने आप को इन कंडीशंस में अच्छा अडेप्ट किया। ये वही अडेप्टेशन थी, ये वही अडेप्टेबिलिटी थी जिसने T20 सीरीज में पाकिस्तान की मदद की थी, बिकॉज इन्हीं ग्राउंड्स पे, इन्हीं विकेटों पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमें वर्ल्ड कप से पहले हार कर गई थी और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। तो वही एक्सपीरियंस, वही अडेप्टेबिलिटी आई थिंक कल पाकिस्तान की इनिंग में नजर आया। राइट व्हेन वी नीडेड देम टू स्कोर द रन्स और उन पे प्रेशर डालें, कल पाकिस्तानी बैट्समैन ने वही काम करके दिया है, थैंक्स टू देयर एक्सपीरियंस।
अच्छा अदिल, ये भी बताएगा, अब अगली सीरीज वेस्ट इंडीज से है, पाकिस्तान बहुत कॉन्फिडेंस से इस सीरीज में उतरेगा, इस पे क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, होम सीरीज है हमारी, 100% क्राउड अलाउ किया हुआ है, कराची में सारे मैचेस होने वाले हैं। कराची का मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया है, शाम में तो अच्छी खुनकी हो रही है, सो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस थिंग। लेकिन याद रहे कि वेस्ट इंडीज की दिस इज नॉट द फुल स्ट्रेंथ साइड जो कि आ रही है, और उसमें इट्स डिसअपॉइंटिंग। कराची और उनके कप्तान है, वो भी आपको पता है केरन पोलार्ड, वो भी सीरीज से बाहर हो गए हैं। वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने जो इंजरी पिकअप की थी हैमस्ट्रिंग की, ही हैजंट बीन एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट। तो वो स्टार स्टार्टेड लाइनअप तो पूरी मुकम्मल तौर से वेस्ट इंडीज की नहीं होगी, लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट सीरीज। हमें ये बात पता है कि वेस्ट इंडीज एक बहुत कंपेटिटिव T20 साइड है, और लास्ट टाइम भी जब वो पाकिस्तान आए थे तो उनकी तो सेकंड थर्ड स्ट्रिंग साइड थी, उससे तो डेफिनेटली ये स्टेप अप हुआ है। सो वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बट डेफिनेटली होम ग्राउंड है, होम कंडीशंस है, पाकिस्तान जो है वो एज अ फेवरेट स्टार्ट कर रहा होगा इन दोनों से। इससे एक छोटा सा सवाल ले लें, फिर दोबारा स्टेप्स पे बात करेंगे। शुड वी वेट फॉर अ स्टार स्टडेड टीम कि जिसने वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या फिर हमें अच्छी क्रिकेट का इंतजार करना चाहिए, खा टीम में कोई भी हो और कोई सी भी टीम हो? देखिए, स्टार्स खींच के लाते हैं लोगों को मैदानों में, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डिसएग्री नहीं करेगा। और वेस्ट इंडीज की टीम में जाहिर है कुछ इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि उनमें से कोई एक प्लेयर किसी भी दिन चल जाए। देखिए, क्राउड स्टेडियम क्यों आती है मैच देखने के लिए? वो आती है एंटरटेनमेंट के लिए। आई मीन क्रिकेट एंटरटेनमेंट के लिए, या कोई भी स्पोर्ट होगा वो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी और इंडस्ट्रीज के साथ कम्पीट कर रहा होगा। एक वीक टीम आती है और उस वीक टीम को हम आराम से हरा देते हैं, लोगों का इतना इंतुजियाज्म उसमें नहीं होगा कंपेयर टू द फैक्ट। देखिए, वेस्ट इंडीज के बारे में इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल साइड, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। वो वर्ल्ड कप में बुरा परफॉर्म करके उनका कोई भरोसा नहीं है वो इंग्लैंड को जाके T20 सीरीज में इंग्लैंड में हरा कर आ जाए। वेरी मर्क्यूरियल साइड, समथिंग लाइक पाकिस्तानी, उनमें जो है वो कैपेबिलिटीज हैं। एज अ क्रिकेट फैन, क्रिकेट का चाहने वाला, who will इंशाल्लाह be going to the stadium to watch these matches, मैं चाह रहा था कि जी का स्टार स्टार्टेड लाइनअप होती तो शायद ज्यादा मजा आता, लेकिन खैर एनीवे आई थिंक अभी भी माशाल्लाह क्रिकेट अच्छी होने लगी है, लेकिन आपको पता है हमारी थोड़ी सी तशनगी रह गई है इस साल, जो मैचेस हमको काफी सारे देखने थे वो नहीं हुए। सो व्हाटएवर द प्लेयर्स आर कमिंग, आई थिंक क्रिकेट फैंस शुड बी वेरी एक्साइटेड, एवरीवन शुड बी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सीरीज। तशनगी जल्द दूर हो जाएगी अदिल भाई, अगर टीम इसी तरह परफॉर्म करती रही तो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा जबरदस्त कर रहा है, अच्छा कर रहा है। अभी आपको बताएं कि मुराद अली शाह वज़ीर आज़म इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। कोर्ट के जज उसको करें हेड, और ये कमीशन में वो सुओ मोटो भी ले सकता है, या कोई अप्लाई करे कि जी ये मेरी इरेगुलर बिल्डिंग हो गई है, उसको दुरुस्त किया जाए, और वो सारे जायज़ लेके उसकी जो भी रिक्वेस्ट होगी या जो सुओ मोटो लेंगे वो चेक करेंगे और हमें आइडेंटिफाई करके देंगे, हाँ ठीक है जी इस पे इतनी पेनल्टी लगनी चाहिए, इसमें गरीब लोगों के पैसे या जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो ज़ाया हो रही, इस तरीके से हो सकता है। और उसके साथ साथ हमें वो कमीशन निशानदेही भी करके दे उन इदारों की, उन शख्सियात की जिन्होंने गलत अप्रूवल दी है उन्हें, और उन पे एक्शन ले। तो ये कानून में बिल्कुल है। वैसे भी मैंने इसके लिए एक ऑर्डर दिया हुआ है नस्ला टावर के लिए कि जो अप्रूवल्स दी हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं वो केस की अब मेरिट पे इधर बात करना मुनासिब नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि इसका कोई और तरीका हो सकता था इसको गिराने की बजाय। जो अगर वायलेशन थी थोड़ी बहुत, इसलिए कि इसमें वायलेशन, अगेन फिर मेरिट पे चला जाऊंगा, ऐसी नहीं नज़र आ रही थी कि ये पूरी 14-15 मंजिला इमारत को और उनके सारे मकीनों को बेघर भी किया जाए, उनकी इन्वेस्टमेंट भी ख़त्म की जाए। अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस्लामाबाद में, अगर इस्लामाबाद में वो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू था, कौन सा था, उसमें अगर बड़े बड़े लोगों के मकानात थे और उसको 17 अरब की मेरा ख्याल है पेनल्टी थी, मतलब 17 अरब की पेनल्टी का मतलब है कि 17 अरब तो सिर्फ पेनल्टी थी। मेरा नहीं ख्याल है कि नसरा टावर इतने पैसों का है पूरा। वो अगर रेगुलराइज हो सकती है, अगर इस शख्स के, इस मुल्क के आला तरीन एक ओहदे पे फाइज शख्स की रेगुलराइज हो सकती है, तो ये चीज़, और मैं ये रेगुलराइज की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने ये गलत अप्रूवल्स दी हैं उनको छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक को आइडेंटिफाई नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिफाई कर देती, केस ये काफ़ी अर्सा चला था, बड़ी डिटेल्स में गए थे बातें,
आइडेंटिफाई कर देती तो पाबंद होती है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, चाहे या ना चाहे वो नस्ला टावर गिरा तो रही है ना। और अगर वो कह देते कि जी आप इन्वॉल्व हैं या ए अलिफ बे या कोई इन्वॉल्व है तो उसमें हुकूमत क्यों नहीं एक्शन लेती। तो इधर ये रहेगी बात। लेकिन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि इसकी इंक्वायरी करके आइडेंटिफाई तो करें और ये जो वायलेशन है वो कितनी है और इसका कौन जिम्मेदार है। हिस्ट्री में नहीं, बहुत बारी लंबी बात हो जाएगी। ये अगर आप देखेंगे तो ये तो 1950 में पहली लीज हुई, 1957 में दूसरी लीज हुई, 1980 का एक सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट सिंध का केस चल रहा था, 2010 में उस कोर्ट का फैसला आ गया और हाई कोर्ट ने उसे कहा कि जी ये जो एक्स्ट्रा ज़मीन दी गई है ये ठीक है लेकिन इसकी मार्केट प्राइस दे। उसकी अपील चल रही है अभी तक, ये सारी चीज़ें सामने आई नहीं, लेकिन वो गिराने का ऑर्डर दे दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हम पाबंद है और जैसे मैंने कहा हम तो बिल्कुल उन पर एक्शन लेंगे। जिन्होंने भी गलत किया वो निकालना पड़ेगा कि 50 वाला गड़बड़ था, 57 वाला था, वो मसला था जिन्होंने एक रेजिडेंशियल को कमर्शियल अलाउ किया 2007 में, 2004 से 7 में, वो गलत थे। या जिन्होंने एक आखिरी 77 स्क्वायर यार्ड्स का मसला पड़ रहा है, सिर्फ 77 स्क्वायर यार्ड्स का, वो सर्विस रोड जो मेरे हिसाब से उधर वज़ीर आला सिंध इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नस्ला टावर को गिराने का कोई भी हो सकता था। खैर अब आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की हमने बात की तो ज़रा बताएं कि अब नेक्स्ट जो है आप किसका इंटरव्यू सुनवाने जा रही हैं। अच्छा, क्रिकेटर है आजम खान जिन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की है हमारे नुमाइंदे हुज़ैफा से और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप से ड्रॉप होने पर उन्हें काफ़ी अफसोस हुआ था। रमीज़ राजा ने, शादाब खान ने कॉल की और फिर उनकी हौसला अफजाई की और बतौर विकेट कीपर वो कहते हैं कि वो राशिद लतीफ़ को फॉलो करते हैं। तो क्या गुफ्तगू रही उनकी और मज़ीद क्या क्या गिले शिकवे हुए, तो दिखाते हैं आपको हुज़ैफा खान के इस खुसूसी इंटरव्यू में। पाकिस्तान के बल्लेबाज आजम खान जो लंबे छक्के मारने की वजह से शायकीन के अंदर शोहरत रखते हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आजम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आपके ब्लड में है क्रिकेट, आपके वालिद भी खेलते रहे। ये मुझे बताएं कि प्रोफेशनली आपको कब लगा कि आप जो है वो क्रिकेट खेल सकते हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं? कराची से अंडर 16 खेली, अंडर 19 खेली और अंडर 16 में हम लोग रनर्स अप रहे थे और कराची के जो दोनों साल में अंडर 19 खेला उसमें हम लोग चैंपियन रहे थे। तो ऐसे ही मतलब शौक बढ़ता गया और फिर अब माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। मोइन खान आपके वालिद भी हैं और आपके कोच भी हैं, तो इतने बड़े क्रिकेटर को सेटिस्फाई करना विद द परफॉर्मेंस कितना मुश्किल होता है? देखिए मुश्किल तो होता है क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि उन्होंने जिस ज़माने की क्रिकेट खेली है तो आई थिंक उस टाइम पे सारे ही बड़े लेजेंड्स होते थे जो कि मैच विनर्स होते थे। तो आपको पता है कि मैच विनर्स को हमेशा सेटिस्फाई करना थोड़ा मुश्किल ही होता है, स्पेशली क्रिकेट फील्ड के अंदर, क्योंकि तवक्कुआत पे अगर पूरा नहीं उतरे तो जाहिर सी बात आपको पता है एक तो वालिद है तो डांट भी उतनी पड़ती है। पाकिस्तान में एक तासुर ये पाया जाता है कि किसी क्रिकेटर का बेटा होना या उसका रिश्तेदार होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप पे तनकीद बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कल्चर कब ख़त्म हो सकता है? आप यहाँ पाकिस्तान में लोगों को चुप नहीं करा सकते क्योंकि एक तो जाहिर सी बात है हर किसी के पास अब मोबाइल फ़ोन आ गया है, तो सोशल मीडिया का ज़माना आपको पता है, तो आप रोक नहीं सकते किसी को भी। लेकिन बात वही होती है कि आप परफॉर्म करें और आपको किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं। मुख्तलिफ राय है, कोई कहता है आपने 5 किलो वज़न कम किया है, कोई कहता है 15 किलो। एग्जैक्टली कितना वज़न आपने अपने स्टार्ट से लेकर अब तक जो है वो कम किया है? लास्ट ईयर आई वाज 140 kg बिफोर द PSL, तो उसके बाद फिर मैं आई थिंक 108 पे आया, तो 32 अराउंड मैंने वहाँ गिराया था। तो अभी भी प्रोसेस जारी है, तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या बनता है। आप कराची के रहने वाले हैं और कराची वाले खाने से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो कौन सा ऐसा पर्टिकुलर खाना है जो मुश्किल होता है आपको अपनी डाइट के हिसाब से, क्योंकि न्यूट्रिशन आपको मना करते होंगे, तो उससे दूर रहना कौन सा ऐसा खाना है जिसको आपको छोड़ना मुश्किल होता है? काफ़ी खाने हैं और कराची में आपको पता है बिरयानी बहुत मशहूर है यहाँ की, तो वो ज़रा मुश्किल है थोड़ा छोड़ना क्योंकि वो ज़बरदस्त इतनी होती है यहाँ पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगी। दुआ तो मैं यही करता हूँ कि छूट जाए तो अच्छा हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप से आपको लास्ट मोमेंट ड्रॉप किया गया, सिर्फ 3 इंटरनेशनल मैचेस आपने अभी तक खेले हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस जो है वो आपके साथ हुआ है? जाती इंसान अपने आप से खुद ही करता है, लाइक कोई उसके साथ करता नहीं है। अगर मुझे लगता है कि मैं इतना डिजर्विंग था तो मैं उस वर्ल्ड कप स्क्वाड में होता। थोड़ा सा दुख हुआ था कि जब वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हुए थे, लेकिन
लेकिन पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देख के काफ़ी मज़ा आया। वो जो एक पैच था आपका जब आप ड्रॉप हुए, तो कौन सा ऐसा प्लेयर था या आपका कोई साथी था जिसने आपको फ़ोन करके मोटिवेट किया उस दौरान? शादाब से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती, तो शादाब का मुझे फ़ोन वगैरह आया था। फिर रमीज़ राजा साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि आपका काफ़ी लंबा फ्यूचर है, तो आप अपने ऊपर काम करें और मेहनत करें और टीम में आए वापस। तो ये काफ़ी एक अच्छी एक मोरल अप होता है आपका कि कि आपको लोग सपोर्ट करते हैं। आपके पास एक बेहतरीन सलाहियत है कि आप जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं छक्का मार सकते हैं। तो ये एबिलिटी कहाँ से आती है? कोई स्पेशल फूड लेते हैं या कोई ट्रेनिंग करते हैं इसके लिए? यार बचपन से ही अटैकिंग क्रिकेट खेलता था, तो बचपन से ही बॉल को बहुत जोर से मारने का शौक था। प्रैक्टिस भी करता हूँ क्योंकि पावर हिटिंग की अपनी, तो उसमें काफ़ी मज़ा आता है। लॉन्ग रेंज हिटिंग करता हूँ, तो बस यही है। और इसकी प्रैक्टिस होती है बेसिकली, लाइक टाइमिंग एंड पावर, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास हो तो फिर आप बड़े छक्के मारते हैं। आज़म, ये बताएं कि एक आइडल होता है हर खिलाड़ी का, तो विकेट कीपिंग में आपका आइडल कौन है और बतौर बैट्समैन आप किसको देखते हैं अपना आइडल? देखिए, विकेट कीपिंग आइडल तो मेरे राशिद लतीफ़ है हमेशा से। ये तो मैं अब्बू को भी कहता हूँ। टैलेंट वाइज मैं हमेशा राशिद भाई को फॉलो करता हूँ, बट इफ़ यू सी रिकॉर्ड वाइज तो अब्बू काफ़ी बेहतर है। लेकिन क्योंकि अब्बू मुझे खुद भी बताते कि आई थिंक राशिद भाई जो थे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे अब्बू से, तो आई थिंक उन्हीं को फॉलो करता हूँ विकेट कीपिंग में। और बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में काफ़ी थे। अभी आजकल के टाइम में आप देखें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, काफ़ी लोग हैं, अपना स्टीव स्मिथ, बाबर आजम, इन सबको फॉलो करता हूँ, उनकी बैटिंग देखने की कोशिश करता हूँ। आज़म खान का जब भी नाम आता है तो बेइंतहा मीम्स की जो है भरमार होती है सोशल मीडिया पे, तो एंजॉय करते हैं उसको या तनकीद के तौर पे लेते हैं? यार मीम्स काफ़ी मज़ेदार होती हैं और मैं शेयर भी करता हूँ अपने सोशल मीडिया पे, लाइक इंस्टाग्राम वगैरह पे लगाता भी हूँ, क्योंकि एक गुच्छे में मीम्स आती हैं मेरे पास जब PSL वगैरह कुछ हो रही होती है, तो काफ़ी मज़ा आता है पढ़ के। और मैं हमेशा से कहता हूँ काफ़ी टैलेंट है हमारे लोगों में, और अगर ये मीम्स की जगह ये दिमाग कहीं और लगाएं तो दे कैन डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान। आज़म, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू, आपके फ्यूचर प्लान्स के हवाले से अपने फैंस को बताएं। एम तो यही है कि देखें पाकिस्तान को लंबा से लंबा सर्व करूं और कंसिस्टेंट रहूं अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। जी, ये थे आज़म खान, जो जितनी अच्छी बैटिंग करते हैं उतनी अच्छी बातें भी करते हैं। उनका यही कहना था कि पाकिस्तान में लोगों का मुंह बंद करवाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि बैटिंग से और अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को जवाब दूं। ठीक, हुज़ैफा का ये इंटरव्यू बेहद शुक्रिया। और क्रिकेट हो जाए, हॉकी हो जाए, स्क्वॉश हो जाए, हम हर जगह पर देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अपना नाम बहुत ज़्यादा रोशन करें, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में भी हमारा जो मुल्क है वो पीछे नहीं है। और जहांजेब हफीज़ हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, लाहौर से इनका ताल्लुक है फैसल। और अब मुझे लग रहा है कि बॉडी बिल्डिंग जो है ना, ये भी अब आपका फेवरेट वो बनता चला जाएगा। जितना क्रिकेट से आपको लगाओ उतना अब आपको बॉडी बिल्डिंग से भी होगा। anything which motivates you to come out of negativity motivates, और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर उस नेगेटिविटी से दूर रखती है। अच्छा, मैं बॉडी बिल्डिंग के हवाले से तो कहा ये जाता है, एक मजाक में बात की जाती है कि जितने टूटे हुए दिल होते हैं वो अपना दिल अगर जोड़ना चाहते हैं तो वो वेट मशीन्स का रुख कर लें। वो दर्द इतना हो जाता है कि आपको दिल के दर्द टूटे हुए दिल नहीं जुड़ता नहीं है, लेकिन वेट्स उठा के आपके मसल्स में इतना दर्द हो जाता है कि आपको टूटे हुए दिल के दर्द का एहसास आप उस दर्द को भूल जाते हैं। हाँ, कोशिश कीजिएगा आप भी। लेकिन हुआ यह है कि स्पेन का शहर वेलेंसिया, यहाँ पे हुआ वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप और जहांजेब हफीज़ ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। फिजिक एंड फिटनेस कैटेगरी में गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है और बॉडी बिल्डिंग के खेल में पाकिस्तान का ये पहला मेडल है। इसके अलावा जहांजेब हफीज़ ने क्लासिक कैटेगरी में चांदी का तमगा भी हासिल किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जहांजेब हफीज़, उनसे हम अब बातें। जहांजेब भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यार, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि डोले जो है वो कितने इंच के बनाए हुए हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। वैसे अगर देखूं तो मे बी नहीं 18.5 इंचेस। 18.5, ज़बरदस्त। और ना सिर्फ ये बल्कि आपके बाइसेप, ट्राइसेप और दीगर मसल्स बनाने में, कंपटीशन की तैयारी करने में कितना आपको टाइम लगा? ये मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वो लड़के, वो बच्चे जो आज देख लेते हैं कोई तस्वीर और वो पहुंच जाते हैं जिम, फिर वो देखते हैं ऊपर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तस्वीर और वो कहते हैं कि बस 3 महीने में मुझे बना दो। ट्रेनर को कहते हैं यार ये मैंने 3 महीने में मुझे बनानी है। तो ज़रा मुझे बताएं, इस पूरे कंपटीशन के लिए तैयारी में कितना आपको टाइम लगा?
इट्स अ लॉन्ग जर्नी। कंपटीशन की तैयारी तो हम साल एक में कर लेते हैं, लेकिन नॉन स्टॉप बहुत देर से चल रहे होते हैं। कंपटीशन ये नहीं कि अगर अभी आप उठे और जाओ वो जो मैं साल में कंपटीशन लड़ना और मैं लड़ लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बहुत से साल हो गए, 7-8 साल हो गए नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करते हुए। 2019 में भी कम्पीट किया था, फिर उसके बाद से भी नॉन स्टॉप चल रहे हैं। और 1 साल कम से कम चाहिए आपको प्रॉपर बॉडी बिल्डर को कंपटीशन की तैयारी के लिए। उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है कि आप बोलें 3-4-6 महीने में मैं तैयार हो जाऊंगा और कोई भी कम्पीट कर लूँगा। इट्स इम्पॉसिबल। आपको बहुत चीज़ों पे काम करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, डाइट प्लान से लेके ट्रेनिंग शेड्यूल से लेके आपकी नींद से लेके आपका किचन, हर चीज़। तो मिनिमम 1 ईयर आपको चाहिए कंपटीशन के लिए अच्छा तैयार होने के लिए। सही। अच्छा, अब जानज़ेब, जैसे हमने जिक्र भी किया ना कि माशाल्लाह मेडल आपने हासिल किया और फिर कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया, इस पे कितनी खुशी महसूस हो रही है? क्योंकि हमारे यहाँ जो खेलों का हाल है वो आप क्रिकेट के अलावा किसी भी खेल की बात कर लेना तो उतने खुश लोग नज़र नहीं आते, लेकिन ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि सुबह के वक्त हमारा मूड भी ज़रा खुशगवार कर देती हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी होती है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। व्हेन यू कम्पीट इन इंटरनेशनल लेवल्स और वहाँ पे आप उनको बीट करते हैं, ख़ास तौर पे आपके हमसाय मुमालिकों के लोग आए होते हैं, इर्द गिर्द के और बहुत से इंटरनेशनल एथलीट्स होते हैं, तब आप ऐसे लोगों को कम्पीट करते हो और इनको विन करते हैं तो वो लेवल कुछ और हो जाता है। वो गोल्ड ले लेना, उसमें विन कर जाना कैटेगरी, उसको आप बयान नहीं कर सकते शायद अल्फाजों में, क्योंकि हमारी स्पोर्ट को कोई ज़्यादा मोटिवेशन नहीं दी जाती, हमारे को कोई सपोर्ट नहीं किया जाता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान मैच क्रिकेट को भी बस थोड़ा सा देखा जाता है, वो भी अगर कोई परफॉर्म कर रहे हो, अगर हम 4 मैच नहीं जीते हैं तो हम लोग क्रिकेट खेलना देखना भी छोड़ देते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग को तो कोई देखता ही नहीं है। हम लोग बहुत सी मेहनत करते हैं, शायद कभी कभी लगता है उनसे बहुत ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन अपने लिए करते हैं। फिर तब मुल्क के लिए खेलें तो उसका नाम रोशन हो जाए, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें। बिल्कुल। अच्छा जाज़ेब भाई, ये अब ज़रा थोड़ी टेक्निकल बात हो जाए। आप पोडियम पे आए, आपने पोजिंग की और उसके बाद मेडल अपने नाम किया। कौन कौन से दीगर ममालिक थे यहाँ पे जिनको आपने बीट किया है? अपनी गोल्ड की और सिल्वर की थोड़ी सी मुझे जर्नी बताएं, और दोनों जो कैटेगरीज डिफरेंट हैं उनमें फ़र्क क्या है ये भी बताइए। बेसिकली एक कैटेगरी जिसमें मैं सिल्वर लिया है वो है फिज़ीक हाइट क्लासिक। इसमें क्या होता है, फिज़ीक हाइट वेट 3-4 चीज़ें काउंट होती हैं। होना आपको लीन ही होता है, स्मार्टी फिगर के साथ जाना होता है, और इसके अंदर मैं सेकंड हुआ। कोशिश बहुत की, लेकिन लाजमी बात है कोई हमसे ज़्यादा बेहतर भी होके आए होते हैं, वो जीत गए। उसकी वो कंडीशंस कुछ और होती हैं। फिर एक फ़िज़ीक है, फ़िज़ीक जो लॉन्ग शॉट जिसको हम बजाना शॉट्स कहते हैं, उसके अंदर हम लोग खेलते हैं। इसके अंदर भी आपको लीन स्मार्ट रहना पड़ता है और बड़ा क्लासी सी फिगर रखनी पड़ती है, वो होता है। और जो मुल्कों की बात रहेगी उसमें इंडिया, स्पेन, इटली, पेरिस, फ्रांस से बहुत से, यूरोप बहुत कंट्रीज़ थी, एशिया पैसिफिकली बहुत ज़्यादा लोग थे, इंडिया से थे, यूएई की कुछ लोग थे, इसी तरह ईरान इराक से कुछ साइड से थे। वर्ल्ड के हर लिहाज से लोग आए हुए थे और इट्स अ बिग कंपटीशन और काफ़ी ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। सही। अच्छा जानज़ेब, जैसे माशाल्लाह से आप बता भी रहे हैं फ़िज़ीक के हवाले से, फ़िटनेस के हवाले से, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ता है इस तरह की बॉडी बनाने के लिए, या इस तरह के पंजाब में देखिए डोले शोले बनाने के लिए, और फिर पंजाब की ग़िज़ाएँ भी बहुत देसी होती हैं। तो प्लीज़ मुझे बताएं। सच्ची बात कहूँ तो बिल्कुल खाना पड़ता है। जी। अगर आपको सच्ची बताऊँ तो बिल्कुल खाना पड़ता है। हम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ही खाते हैं, लेकिन खाते बहुत साफ़ हैं और थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। बस थोड़ा सा एक फ़र्क है। तो हम क्या लोग डाइट प्लान मीठा नहीं खाते। हम डाइट प्लान बहुत मुश्किल है। डाइट प्लान इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। डाइट प्लान हमारा सोते हुए शुरू हो जाता है। हमने उठना, सोना, खाना होता है, और एवरी 2 आवर्स वी गेट मील, और सारा दिन हम खाते रहते हैं, लेकिन हमारे मील्स बहुत थोड़े थोड़े से होते हैं, साफ से होते हैं। फ़िश, बेसिकली एग्स और चिकन, दे आर द मेन थिंग्स, और साथ राइस। ये हमारी मेन आइटम्स हैं जो एक बॉडी बिल्डर नॉर्मल रूटीन में लेता है सारा दिन, उसको लेके चलता है। तो वो बिल्कुल
अगर आप लोग कोई देखता हमें तो कहता आप हर थोड़ी देर बाद खा रहे होते हो, लेकिन वो इतना क्लीन डाइट होती है कि वो डाइजेस्ट बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा जाज़िब भाई, गुड कार्ब, हाँ बिल्कुल, गुड कार्ब बैड कार्ब वाला भी उसूल जो है वो बड़ा जो है लोगों को बड़ा पता चल गया है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, वो जो बच्चे, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, वो बच्चे आते हैं और कहते हैं हमें 3 महीने में बना दो, इसी तरह फिर वो क्या करते हैं, वो गलत डायरेक्शन में अपने कदम उठाना शुरू कर देते हैं। उसमें से पहला गलत कदम होता है स्टेरॉइड्स, उसका गलत इस्तेमाल, बग़ैर किसी ट्रेनर के स्टेरॉइड्स का यूज़ करना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि द हैवियर वी लिफ्ट द बिगर वी विल गेट, लेकिन बॉडी का टाइप, बॉडी की साइज़, बॉडी की शेप बड़ी मैटर करती है। हाल ही में गुजरांवाला में 10 पहलवान जो हैं उनकी डेथ रिपोर्ट हुई है, और वो क्यों? वो इसीलिए कि उन्होंने स्टेरॉइड्स का गलत इस्तेमाल किया, क्वालिटी इन्होंने इस्तेमाल नहीं की। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इस पे हमारे बच्चों को, हमारे लड़कों को, इवन बच्चियों को, लड़कियों को भी प्लीज़ थोड़ा एजुकेट करें। बॉस बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अनएजुकेटेड थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर इन ओवर फिटनेस, क्योंकि जितना ज़्यादा काम बढ़ रहा है उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। हमें देखते हैं लोग, जेन्युइन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि हमने कितनी मेहनत की हुई है। वो कहते हैं बाय नाइट कुछ ना कुछ बन जाए। तो उन बच्चों के लिए यही पैगाम है कि यार आओ मेहनत करो। हम लोगों के पास भी लोग आते हैं, उनको बताते हैं डाइट से हर चीज़ डाइट पे है, हर चीज़ डाइट जितनी अच्छी लेंगे हम उतना अच्छा लेके चल सकते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। लोगों को वो बाय नाइट बनने का शौक़ बन जाता है, तो वो ख़राबी करते हैं। जो आप डेथ रीजंस बता रहे हो, डेथ तब किसी भी चीज़ का एक्सेस इस्तेमाल किया जाएगा वो कॉज गलती करेगा। अगर एक लिमिट में रह के, एक प्रॉपर न्यूट्रिशंस के साथ रह के, एक डाइट प्लान्स के साथ चलते हो, वो कुछ होता। हाँ, हमारा जो ये जॉनर है बहुत डिफ़िकल्ट है, इसके अंदर दिखावा बहुत ज़्यादा है। तो इवन दो कि इफ़ आई एम टेकिंग पैनाडोल ना इन जिम, तो बच्चे ये समझेंगे शायद इससे भी मैं बॉडी बिल्डर बन रहा हूँ। तो ये एक बड़ा गलत इम्पैक्ट है, जिसको हमारे सोशल मीडिया को, आपके इलेक्ट्रिक मीडिया को इसके ऊपर काफ़ी काम करना चाहिए, जो इनको हम बता सकें कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा काम करें हम सब मिलके, तो उसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। और यकीनन वो आप जैसे ही रोल मॉडल्स होते हैं, फिर जिन्हें बच्चे देखते हैं, आपकी बात सुनते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू सुनते हैं और फिर वो राइट डायरेक्शन में जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये बताई आपने, ओवरनाइट तो भैया कोई चीज़ नहीं होती। तो अगर कहीं पहुंचना है तो आप वर्क स्मार्ट बिल्कुल करें, वर्क हार्ड भी करें, वर्क स्मार्ट भी करें, और स्मार्ट बन जाए हमारे जाज़िब हफीज़ भाई की तरह। थैंक यू सो मच मियाँ जाज़िब हफीज़, हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद हम ये करते हैं कि आप इसी तरीके से मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे तो मिलवाएंगे आपसे स्पेशल ख़वातीन की आपसे होगी मुलाकात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़वातीन की, बाहिम्मत ख़वातीन, ऐसी ख़वातीन जिनके हौसले की मिसाल दी जाती है, जो कि मिसाली किरदार अदा करने में सर फहरिस्त हमें नज़र आती है। और जब इन्हीं ख़वातीन में पाकिस्तानी ख़वातीन शामिल हो जाएँ तो यकीन करें कि सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। BBC ने दुनिया भर की ऐसी 100 ख़वातीन की फहरिस्त जारी की है, जिनमें ऐसी ख़वातीन शख्सियात की खिदमात को उजागर किया गया है जो मुश्किलात में डटी रही हैं, हिम्मत उन्होंने नहीं हारी, ज़िंदगी को फिर से शुरू करने का उन्होंने फ़ैसला किया है। ये वो ख़वातीन हैं जो मुआशरे में अपनी मिसाल आप हैं और दुनिया को नए सिरे से बनाने में अहम किरदार भी रखती हैं। 2021 में दुनिया की इन बासर ख़वातीन में सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी समाजी कारकुन है मलाला यूसुफजई, और इसके साथ ही साथ अबिया अकरम भी मौजूद है। वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट की सरबराह प्रोफेसर हेडी जे लॉरेंस और मशहूर मुसन्निफ़ा चीमामांडा नगूसी भी शामिल है। तो फैसल, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुआशरे की ख़वातीन किसी से भी पीछे नहीं है। इतनी बड़ी चीज़ों में जब इतने अच्छे नाम वो कमाएंगी और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगी, तो यकीन करें कि मुआशरे का एक पॉजिटिव जो इमेज जाना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी का, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जाएगा। और महक, आपने जिनका जिक्र किया आबिया, ये हमारे लिए इतनी ही ज़बरदस्त बात है कि आबिया 1997 से, आज से नहीं 1997 से ये जो डिसेबिलिटी से मुतालिक तहरीक है उसमें ये सरगर्म है। और ये वो वक्त था कि जब उन्होंने बतौर तालिबा स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का आगाज़ किया था।
तो यही लीडर होता है कि वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए नाम नहीं कमाता, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लेता है जिससे पूरी दुनिया मुतासिर होती है और फ़ायदा उठाती है। आबिया जो हैं हमारे साथ मौजूद भी हैं। थैंक यू सो मच आबिया फॉर योर टाइम। नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी की आप बानी भी हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदा बराए हक़ूक़ व नशोनुमा के नफाज के लिए आप कोशा भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ टेक अस थ्रू द जर्नी। किस तरीके से आपने आगाज़ किया और फिर अब यहाँ तक कैसे पहुँची, क्या क्या मुश्किलात आपने फेस की, प्लीज़। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सच ऑनर फॉर मी कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और उसके अलावा ये कि आप सब चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब देखते हैं कि पाकिस्तान के 10 से 15% जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की ग्लोबली, और वहाँ पे 50% जो है वो वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी हैं, और 80% जो है वो ग्लोबल साउथ में। तो उन सब को बहुत सारे चैलेंजेस, डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एम्पावरमेंट और जो रिकग्निशन अगर आपको आपके एफर्ट्स का मिले तो इट गिव अ मोर पावर कि आप जितना उसको चेंज कर सकते हैं सोसाइटी को, और एक पॉजिटिव वाइब जो हमारे साथ आ सकती है। पाकिस्तान का रिप्रेजेंट करने के लिए इट्स रियली ऑनर फॉर मी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पूरी दुनिया में जहाँ पे हम डिसेबिलिटीज़ की एडवोकेसी की उन सब के लिए बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ दोज वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी जिन्होंने स्ट्रगल भी किया, और उसके साथ साथ ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। हम लोग ये देखते हैं कि डिसेबिलिटी में जो चैलेंजेस शुरू में फेस करने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा एटीट्यूडनल बैरियर, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर कि अगर आप घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो बिल्डिंग्स एक्सेसिबल नहीं है। फिर एक और जो बड़ा चैलेंज था वो था लेजिस्लेटिव बैरियर्स का, कि पॉलिसीज़ और कवानीन ऐसे नहीं बने हुए कि जो कि नीड्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस लास्ट 2 डेकेड्स में हम सब ने मिलकर जो आवाज़ उठाई और उसके लिए बात की कि डिसेबिलिटी राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। अब अगर हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव में देखें तो ये हमारा राइट है कि हर चीज़ में एक्सेसिबिलिटी हो। आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को फिक्स करने की बजाय अपने माशरे को, अपने इन्वायरमेंट को इनेबल करें ताकि सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें। और इसी एफर्ट को लेते हुए जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पे हमारे साथ लोगों की आवाज़ शामिल होती गई। हमें स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट मिली इनेक्टमेंट ऑफ द बिल में, लेजिस्लेशन में, और पहली दफ़ा ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में हमारे साथ एक्ट मौजूद है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पे काम हो रहा है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं ताकि हम लेजिस्लेशन के थ्रू भी और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की आवाज़ को शामिल करके इन सब चीज़ों पे काम कर सकें। पाकिस्तान में पहले बहुत ज़्यादा होता था कि हम चैरिटी बेस्ड या मेडिकल बेस्ड अप्रोच के ऊपर बात करते थे, लेकिन अब जो है उसको डिसेबिलिटी राइट्स के पर्सपेक्टिव में बात की जा रही है ताकि हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को एक्नॉलेज भी कर सकें और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दें ताकि वो ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। सही। और ये चेंजिंग्स जो आ रही हैं ये बड़ी अच्छी और बहुत पॉजिटिव है, और हमारी सोसाइटी के लिए इन चेंजिंग्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि हर चीज़ जो आप शुरू करते हैं ना, किसी भी सफ़र का आप आगाज़ ले लें, सोचते हम बहुत कुछ हैं लेकिन मुश्किलात उससे दुगनी होती हैं, और फिर उन मुश्किलात को फेस करने के लिए यकीनन हमें अपने साथ बहुत सारे हाथ भी चाहिए होते हैं। जैसे कि आपने ख़ुद जिक्र किया कि जहाँ जहाँ आप आवाज़ आपने उठाई, बहुत सारे लोगों की आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ मिली और एक बहुत पावरफुल वो आवाज़ बन गई, और जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं लोग, सुन रहे हैं लोग, उनको आप बताएं कि चैलेंजेस क्या क्या रहे, किन किन चीज़ों को आपने फेस किया। कि चैलेंजेस तो हर रोज़ फेस करने पड़ रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब बीइंग अ वुमेन और फिर विद द डिसेबिलिटी और फिर ऐसे इन्वायरमेंट से कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक आपको इकोनॉमिकली एम्पावर्ड उस तरह की सोसाइटी नहीं मिलती, तो वहाँ से अगर आप बिलोंग करें तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, ये उससे भी बड़ा चैलेंज है। हमारे माशरे में ओवर प्रोटेक्शन
एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि आपने बेचारे और उनको एक एक्सक्लूडेड इन्वायरमेंट देना है या ओवर प्रोटेक्शन का इन्वायरमेंट देना है, तो उसको डिसेंसिटाइज करने की ज़रूरत थी। और वहीं पे हमने जैसे एजुकेशन में भी, जब मैंने एजुकेशन स्टार्ट की तो उस वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे कि आपके स्कूल्स एक्सेसिबल नहीं है उस तरह से, टीचर्स का एटीट्यूड, इन सब चीज़ों को। लेकिन जब साथ साथ एडवोकेसी करने के साथ जब हमें मतलब मौका मिला कि मैंने शिवलिंग स्कॉलरशिप पे और बाकी जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स और यूएन के साथ काम किया, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ हमने इस तरफ भी लेकर आए कि हम लोगों के एटीट्यूड्स को चेंज करें और ऐसे पर्सपेक्टिव से इंट्रोड्यूस करवाए। जैसे वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ हुए, कोविड के रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट उनको फेस करना पड़ रहा है। तो हम मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस, मेन स्ट्रीम सेक्टर के साथ मिलकर काम करें, ना सिर्फ जेंडर मूवमेंट में बल्कि डिसेबिलिटी मूवमेंट दोनों को एक्सेसिबल और ऐसी यूनिक स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को भी उतनी ही रिप्रेजेंटेशन मिले जितनी कि बाकी लोगों को मिलती है। पार्लियामेंट में उनके लिए रिजर्व सीट्स होनी चाहिए, उनके लिए स्पेशल जो है वो रिक्वायरमेंट्स के साथ उनको इनेबल करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी आवाज़ इक्वली उठा सके। अच्छा आबिया, क्योंकि अब वक्त हमारे पास ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपकी अचीवमेंट इतनी है कि उसको पूरा दिन भी उसको हाईलाइट किया जाए तो वो कम होगा। सिर्फ आखिर में मैं चाहूँगा, आपका नाम आबिया है, इसका मतलब मुझे बताइए प्लीज़ पहले। आबिया का मतलब ये अरबिक नेम है और इसका मतलब है खूबसूरत। तो द थिंग इज यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर, और आपने अपनी खूबसूरती हम सबके साथ शेयर की, अपनी जहन की, अपनी सोच की, और वो खूबसूरती अब पूरी दुनिया के सर पे चढ़ के बोल रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आबिया। और आप ही लोग हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि जो हमने अपने जहनों में परफेक्शन का एक ग्राफ बना लिया है उसको कहीं तोड़ने की ज़रूरत है। हर कोई अपने तरीके से खूबसूरत है। आज के शो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।